6 सीजन 48 एपिसोड्स एंड 1 घंटा यानी यही वाली वीडियो चाहिए बस तुमको बॉयज के सीजन 5 यानी उसके फिनाले देखने से पहले। चाहे इससे पहले कोई बॉयज का एपिसोड देखा हो ना देखा हो, जेन भी देखा हो ना देखा हो, डजंट मैटर, ये वीडियो सारा काम कर देगी। तो हाँ, पॉपकॉर्न लेके बैठो, बैकग्राउंड में चलाओ, 2x पे देखना है जैसे देखो, बस इस पूरी वीडियो को एंजॉय करो। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा रिकैप की तरफ। तो स्टोरी स्टार्ट होती है ह्यूई से, जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम करता है और अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने तक की हिम्मत नहीं रखता। एंड फिलहाल के लिए उसके पास एक गर्लफ्रेंड है जो तुम्हारे पास नहीं है, एंड उसका नाम रॉबिन है। एंड फॉर द टाइम बीइंग वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बहुत ही रोमांटिक मोमेंट शेयर कर रहा होता है। बट एक सेकंड के अंदर पूरी दुनिया पलट जाती है, क्योंकि ये ट्रेन जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर हीरो है एंड द सेवन का भी पार्ट है, वो इतनी स्पीड से आता है कि वो डायरेक्टली रॉबिन के थ्रू ही निकल जाता है और ह्यूई के हाथ में बचता है सिर्फ उसके हाथ। लाइक आई एम नॉट इवन जोकिंग, मतलब लिटरली उसकी गर्लफ्रेंड एक्सप्लोड हो जाती है, वो भी उसी के सामने। एंड सबसे फक्ड अप चीज ये थी कि वॉट को इस पूरी चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड इसी वजह से वॉट के लोग आते हैं उसके पास $45,000 की डील लेके एंड उसे एक एनडीए साइन करने को बोलते हैं ताकि वो चुप रहे जैसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। एंड जैसे ये सब कम था, उसके डैड भी इस पूरी चीज को सपोर्ट करते हैं एंड कहते हैं कि बेटा अब जीवन में आगे बढ़ जाओ, इसको साइन करो, पैसा लो और छुट्टी पे जाओ। सो ये पूरी चीज काफी ज्यादा गड़बड़ थी। बट दूसरी तरफ एक और सुपर पावर वाली लड़की जिसका नाम एनी जनवरी है, जिसको तुम लोग स्टारलाइट के नाम से भी जानते हो, वो जस्ट अभी द7 के लिए ऑडिशन देके आई थी एंड इवेंचुअली सेलेक्ट भी हो जाती है। एंड जब वो सेलेक्ट होने के बाद अपने पहले दिन द डीप, जो कि अपने द7 का मान लो एक्वामैन है, उससे मिलती है। शी गेट्स टू नो द डार्क रियलिटी ऑफ दिस होल टीम, क्योंकि यहाँ पे उसे मजबूरी में आके अपने डीप को फूकने की जॉब देनी पड़ती है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो डीप अपनी पावर की हेल्प से उसे 7 से निकलवा देगा एंड ऑब्वियसली शी अनफॉर्चुनेटली हैज टू डू इट। बट अगेन कमिंग बैक टू ह्यूई, वो अभी तक अपने गर्लफ्रेंड की डेथ के काफी ज्यादा शॉक में है, अभी भी कंफ्यूजन में है। बट यहीं पे एंट्री होती है अपने गोट यानी बिली बुचर की, जो उसे सीधा बोलता है कि देख, ये सुपर हीरोज कुछ नहीं होते, ये बस पावरफुल लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं और बस बच जाते हैं। एंड इसी वजह से वो ह्यूई को प्रपोज करता है कि उसके प्लान को ज्वाइन करे टू स्टॉप दिस सुपर हीरो बुलशिट फॉर परमानेंट दिस टाइम। बट ऑब्वियसली ह्यूई मना कर देता है, ड्यू टू व्हिच बुचर उसे एक जगह ले जाता है जहां पे ह्यूई खुद देख लेता है कि कैसे ए ट्रेन को रॉबिन की डेथ का कोई रिग्रेट ही नहीं है। वो फुटेज में देखता है कि कैसे ए ट्रेन हंस रहा था कि रॉबिन से टकराने के बाद उसके दांत ए ट्रेन के मुंह में फंस गए थे। एंड इसी वजह से बुचर ह्यूई को एक प्लान देता है कि वो वॉट टावर में जाके एनडीए साइन करे एंड सीक्रेटली एक लिसनिंग डिवाइस प्लान कर ले। बट ह्यूई क्योंकि काफी ज्यादा फट्टू था, वो इस पूरी चीज को वापस मना कर देता है। लेकिन ये पूरी चीज वापस चेंज होती है जब अगले दिन वो अनजाने में अपनी एनी से मिलता है एक पूरे पार्क में एंड दोनों एक दूसरे से बात करते करते एक दूसरे को इनडायरेक्टली मोटिवेट करते हैं कि एवरीवन शुड स्टैंड फॉर व्हाट इज द रियल ट्रुथ। सो इसी वजह से ह्यूई इस पूरी प्लान के लिए हाँ करता है, डर के साथ एनडीए को साइन करने जाता है एंड वॉट में वो पूरी डिवाइस को प्लांट कर देता है। बट ये सब करते हुए ट्रांसल्यूसेंट, जो कि अनदर मेंबर है 7 का एंड वो इनविजिबल हो सकता है, वो उसको देख लेता है एंड उसे शाम में आके उसी की दुकान में पकड़ लेता है। एंड जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली होती है, बुचर आके उसे बचाता है एंड दोनों मिलकर ट्रांसल्यूसेंट को कैप्चर कर लेते हैं। अब देखो प्रॉब्लम ये थी कि इस बंदे को मारा कैसे जाए, क्योंकि इसकी जो स्किन है वो लिटरली बाहर से डायमंड जैसी हार्ड है, कोई भी बुलेट काम नहीं कर रही थी। एंड यही पे एंट्री होती है अपने द बॉयज के अनदर मेंबर यानी फ्रेंची की, जो कि बुचर का पुराना दोस्त था एंड उसकी एक्सपर्टीज इन्हीं पूरी केमिकल्स एंड वेपन्स वगैरह में थी। तो इसी वजह से वो ट्रांसल्यूसेंट पे एक्सपेरिमेंट करने आया था कि इसको कैसे मारा जाए। मीनवाइल जब ये सब हो रहा था, हम देखते हैं कि कैसे वॉट की प्रेसिडेंट मैडेलिन स्टिलवेल को बाल्टीमोर का मेयर ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि उसको कंपाउंड वी के बारे में कुछ तो सच पता चल गया था। अब ये क्या सच है मैं कुछ देर में बताऊंगा। बट इसी पूरी चीज की वजह से होमलैंडर उसका लिटरली पूरा प्लेन ही उड़ा देता है एंड इसी वजह से मेयर यहाँ पे मारा जाता है। बट इसी के साथ साथ हम मैडेलिन का एक और प्लान देखते हैं जो वो साथ साथ एग्जीक्यूट कर रही थी, व्हिच वाज कि यूएस मिलिट्री में ऑफिशियली सूप्स को यूज किया जा सके। एंड इसी पूरी चीज के लिए वो डॉपलगैंगर नाम के सूप को इस्तेमाल करती है यूएस सेनेटर को ब्लैकमेल करने के लिए। एंड इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि कैसे जो बुचर साइड बाय साइड सीआईए डिपार्टमेंट की जो हेड है यानी स्यूजन, उससे मिलने जाता है ताकि वो कोई मैलरी फाइल्स नाम की चीज को निकलवा सके। बट ऑब्वियसली वो मना कर देती है। खैर कमिंग बैक टू फ्रेंची, ही फाइनली फिगर्स इट आउट कि कैसे जो ट्रांसल्यूसेंट है वो बाहर से इंडिस्ट्रक्टिबल है पर अंदर से नॉर्मल इंसान जैसा ही है। एंड इसी वजह से वो उसकी बॉडी में पीछे से बम घुसा के फिट कर देता है, जिसकी वजह से ट्रांसल्यूसेंट फटी में आके बताता है कि कैसे जो ए ट्रेन है उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम पॉपलो है एंड वो उसी के साथ मिलकर आ रहा था जब ये पूरा कांड हुआ। बट अगेन चीजें वापस गड़बड़ाती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे होमलैंडर ट्रांसल्यूसेंट की तलाश में इधर उधर उसको ढूंढ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो द7 से काफी टाइम से गायब था, ड्यू टू व्हिच इन लोगों को होमलैंडर को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है एंड ट्रांसल्यूसेंट इसी पूरी चीज का फायदा उठा के वहां से भाग जाता है। बट हम यहाँ पे देखते हैं कि ह्यूई के हाथ में उस पूरे बॉम्ब का बटन था जिसको वो दबा देता है एंड ट्रांसल्यूसेंट का क्या हुआ तुम सब समझ ही सकते हो। सो ये पूरी चीज ह्यूई को कंप्लीटली चेंज कर देती है, जिसकी वजह से अगले ही दिन ह्यूई अपना घर भी छोड़ देता है और अपने बाप से चिल्लाते हुए कहता है कि साले सही चीज की साइड लेना सीख जा। एंड यहीं से बुचर अपनी टीम बनाता है, जिसमें वो जाके मिलता है अपने एक और पुराने दोस्त मदर्स मिल्क यानी एमएम से एंड ऑब्वियसली उसके साथ फ्रेंची और ह्यूई तो थे ही। सो इसके बाद ये लोग ई ट्रेन की गर्लफ्रेंड पॉपलो को ट्रैक करने लगते हैं एंड यहीं से इनको कंपाउंड वी के बारे में पता चलता है जो ये सारे सूप्स इस्तेमाल करते हैं। एंड इसी पूरी चीज के रिगार्डिंग हम ए ट्रेन को भी देखते हैं कि कैसे वो एक रेस जीतने से पहले इसी पूरी चीज को ले रहा था ताकि वो अपनी पावर्स में एनहांस कर सके। बट ये पूरी चीज ए ट्रेन के लिए उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि जैसे ही वो रेस जीतता है वो पूरी दुनिया में ऐलान कर देता है कि भाई मैं सिंगल हूं, जबकि उसने अपने गर्लफ्रेंड से वादा किया था कि जैसे ही वो रेस जीतेगा वो अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक करेगा। एंड इसी पूरे गम की वजह से पॉपलो कंपाउंड भी ले लेती है, बहुत ही ज्यादा जोशीली हो जाती है एंड इतनी ज्यादा जोश में होती है कि वो अपने लैंडलॉर्ड के मुंह पे इतनी जोर से बैठ के इंटिमेट होती है कि लैंडलॉर्ड के मुंह का भरता ही बन जाता है। एंड क्योंकि अपने लॉन्डे इसी पूरी चीज को लाइव टेलीकास्ट पे देख रहे थे, वो इसी पूरे फुटेज के हेल्प से अपने पॉपलो को ब्लैकमेल करते हैं ताकि वो कंपाउंड वी के बारे में डिटेल्स बता सके, क्योंकि इस समय बुचर का प्लान ये है कि इस पूरी चीज को एक्सपोज करके सूप्स को मिलिट्री में किसी भी हाल में अलाउ होने से रोकना पड़ेगा। सो बाय ब्लैकमेलिंग पॉपलो वो वापस से सीआईए की हेड स्यूजन के पास जाता है एंड उसको कंपाउंड वी से रिलेटेड सारे प्रूफ दिखाता है। मीनवाइल वहीं पे दूसरी तरफ ह्यूई को पता चलता है कि एनी ही स्टारलाइट है एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो जल्द एक डेट पे जाएंगे एंड साथ में थोड़ा टाइम बिताएंगे। बट इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कैसे बुचर ने ट्रांसल्यूसेंट की डेड बॉडी को डब्बे में पैक करके होमलैंडर को भेज रखा है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है आई एम कमिंग फॉर यू एंड होमलैंडर ये पूरी चीज स्टिलवेल को भी दिखाता है। खैर इसके बाद हम वापस से बुचर एमएम और फ्रेंची पे आते हैं, जो वापस से पॉपलो से इंफॉर्मेशन निकलवा रहे थे कंपाउंड वी के सप्लाई वाली चीज के बारे में, जिसकी वजह से ये लोग एक पूरी दुकान में पहुंचते हैं जहां उनको द फीमेल नाम की महिला मिलती है, जो कि एक टेस्ट सब्जेक्ट थी, जिसको जब ये लोग आजाद करते हैं शी ऑब्वियसली एस्केप्स। एंड इसके बाद ए ट्रेन को जब ये पूरी चीज पता चलती है कि उसके डीलर के अड्डे पे पूरी पुलिस की रेड पड़ गई है, वो पॉपलो को छुपने को बोलता है एंड फीमेल के पीछे निकल जाता है ताकि वो उसको पकड़ सके। एंड इवेंचुअली एक पॉइंट पे वो उसको पकड़ भी लेता है एंड उसका सर दीवार पे मारने लगता है ताकि वो मर जाए। बट थैंक्स टू फ्रेंची वहां पे वो लोगों को अट्रैक्ट करके बोलते हैं कि अरे ए ट्रेन द फास्टेस्ट पर्सन अलाइव, अपने द7 का मेंबर यहाँ पे है, आओ उसके साथ आगे फोटो खिंचाओ। एंड क्योंकि ए ट्रेन को भी अपनी इमेज प्यारी थी, उसे फीमेल को छोड़ना पड़ता है, जिसको इवेंचुअली बुचर बाद में गैस की हेल्प से बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। मीनवाइल इसी के पैरेलल में दो चीजें हो रही थी, पहली थी स्टारलाइट और ह्यूई की रेड, जहां पे हम देखते हैं कि
कैसे ह्यूई को ना चाहते हुए भी बुचर के कहने पे स्टारलाइट के फोन में रिकॉर्डिंग डिवाइस प्लांट करना पड़ता है एंड दूसरी तरफ होमलैंडर और मेव जो एक प्लेन को बचाने जा रहे थे, होमलैंडर के गुड़गोबर होने की वजह से वो पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है एंड इसी पूरी चीज का फायदा उठाते हुए होमलैंडर न्यूज में ये पूरी बात को पिच करता है कि कैसे अगर यहाँ पे सूप्स मिलिट्री में पहले से होते तो इनका प्लेन कभी क्रैश ही नहीं होता। आई मीन हरामियत की भी बात होती है। इधर वेज हमको यहाँ पे मेव के बारे में एक और चीज पता चलती है कि कैसे वो ऑलरेडी पूरे वॉट के सिस्टम से टूट चुकी है। एक टाइम पे वो भी अपने स्टारलाइट की तरह पूरी आइडियलिस्टिक थी, पर अब बस वो सर्वाइव कर रही थी एंड इवन उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी पूरी खराब हो चुकी है क्योंकि जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है यानी एलिना, अब वो उससे सही से बात भी नहीं कर पाती बिकॉज थैंक्स टू होमलैंडर वो सब कंट्रोल करता है। बट अगेन पॉप क्लॉ से और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाने के बाद अपने लौंडे पहुंच जाते हैं बिलीव एक्सपो नाम के एक क्रिश्चियन इवेंट तक, जहां पे इनको एक एजिकिल नाम का सूप मिलता है जो कि पूरी प्योरिटी की बातें कर रहा था। पर जल्दी ह्यूई उसे ब्लैकमेल करके कंपाउंड वी के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाता है क्योंकि ह्यूई को पता चल जाता है कि कैसे ये साला प्योरिटी के नाम की बात करते हुए भी सीक्रेटली गे क्लब्स में जाता था एंड यहीं से उन्हें पता चलता है कि कंपाउंड वी हॉस्पिटल्स में वैक्सीन के नाम पे बच्चों को दिया जा रहा था एंड इनको ये पूरी बात थोड़ी अजीब लगती है, जिसकी वजह से जब बुचर और एमएम इवेंचुअली हॉस्पिटल पहुंचते हैं धीरे धीरे एक बड़ा ट्रुथ सामने आता है कि कैसे जो सुपर हीरोज हैं वो कभी भी नेचुरली बॉर्न ही नहीं होते बल्कि बचपन में उनके ऊपर कंपाउंड वी यूज करके उनको सूप बनाया जाता था, यानी दे आर आर्टिफिशियल सुपर हीरोज। मीनवाइल हम देखते हैं कि भाई ए ट्रेन ने भी अपने गर्लफ्रेंड को मार दिया है क्योंकि उसने ऑब्वियसली उसको धोखा दिया था एंड जब वो सीसीटीवी चेक करता है तो उसको फ्रेंची दिखता है, जिसकी वजह से उसका पत्ता साफ करने के लिए वो द सेवन के एक और मेंबर यानी जो ब्लैक नॉयर है साइलेंट असैसिन उसको उसके पीछे लगा देता है एंड इवेंचुअली जब वो फ्रेंची तक पहुंचता है एंड उसे मारने भी वाला होता है तभी द फीमेल यानी जो अपने फ्रेंची के साथ में महिला थी वो ब्लैक नॉयर से बचाते हुए खुद मारी जाती है। बट सून अ ट्विस्ट कम्स क्योंकि वो खुद को अचानक से हील कर लेती है यानी शी वाज आल्सो अ प्रॉपर सूप। खैर बाय द वे उसी पूरे क्रिश्चियन वाले इवेंट में स्टारलाइट ने भी धीरे धीरे अपने साथ हुए अब्यूज के बारे में खुले में बोल दिया था, यानी कैसे वॉट उसको एक्सप्लॉइट कर रहा था, जिसकी वजह से होता ये है कि जो वॉट की काइंड ऑफ मैनेजर मान लो यानी एशली वो उसको फायर कर देती है। बट जब स्टिलवेल को पता चलता है कि डीप ने उसके साथ क्या क्या किया तो इसी वजह से वॉट का डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो डीप को क्वाइटली सेवन से हटा देती है और उसको ओहायो ट्रांसफर कर देती है। सो अपना जो डीप है वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका है, बट इस पूरी चीज से अपने लॉन्डो को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि अपना जो एमएम है वो बताता है कि कैसे जो वॉट थी वो 1971 से चैरिटी के नाम पे कंपाउंड भी देश में लेके आ रही थी बाय सेइंग कि भाई वो वैक्सीन है, जिसके बाद फ्रेंची और एमएम द फीमेल को एक टेलीपैथ नाम के सूप के पास ले जाते हैं ताकि उसको उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले एंड यहाँ से हमको पता चलता है कि फीमेल का नाम किमिको है एंड वो एक टेररिस्ट ग्रुप के कंट्रोल में थी एंड यहाँ पे एक काला सच सामने आता है कि कैसे जो वॉट है वो कंपाउंड वी टेररिस्ट इस्तेमाल कर रही है ताकि सुपर विलन्स क्रिएट हो सके एंड इस पूरी चीज का फायदा ये होगा कि जब सुपर विलन्स होंगे तो उनको लड़ने के लिए सुपर हीरोज चाहिए होंगे, तो इसी पूरी चीज का अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलेगा कि सुपर हीरोज को मिलिट्री में इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब ये पूरा एक प्लान सिस्टम था। बट इधर यहाँ पे हम बुचर को भी ह्यूई को अपना असली मोटिव बताते हुए देखते हैं कि कैसे 8 साल पहले उसकी जो वाइफ थी यानी बेका उसके साथ होमलैंडर ने कुछ किया एंड उसके बाद वो अचानक से गायब हो गई एंड इसलिए ये सारी चीज उसके लिए काफी पर्सनल थी। बट तभी हम देखते हैं कि उस टेलीपैथ ने जाके ये सारे बॉयज वाला कांड होमलैंडर को बता दिया है एंड इसी वजह से अगले दिन जब होमलैंडर पूरे 7 की मीटिंग बुलाता है तो स्टारलाइट के ऊपर सारा इल्जाम लगा देता है कि कैसे जो ह्यूई इसका बॉयफ्रेंड है उसी ने ट्रांसल्यूसेंट को मारा, देन उसने उसको यूज करके एजिकील को ब्लैकमेल किया एंड इवेंचुअली इसका मतलब यही है कि जो स्टारलाइट है वो बॉयज के साथ मिली हुई थी, जिसकी वजह से ए ट्रेन सीधा जाके ह्यूई के बाप को बंदी बना लेता है एंड ए ट्रेन अपनी ह्यूई को धमकी देता है एंड जब ये बात बुचर को पता चलती है तो वो टेलीपैथ को जाके सबसे पहले मारता है क्योंकि काफी ऑब्वियस था उसी ने धोखा दिया एंड देन ह्यूई ए ट्रेन को डिस्ट्रैक्ट करता है जहां पे किमी को उसकी हेल्प से पैर उसका तोड़ देती है, जिसकी वजह से उसके पापा वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद फाइनली जब बुचर सारे सबूत सीआईए यानी जो अपनी गवर्नमेंट है उसको दे देता है तो वो लोग वॉट के अगेंस्ट चार्जेस को फ्रेम कर देते हैं कि वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। बट एज यूजुअल हम जल्दी देखते हैं कि वॉट अपने पावर के इस्तेमाल से सारा नाम बॉयज को ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से अब उल्टा गवर्नमेंट बॉयज के पीछे पड़ी हुई थी, जिसपे इवन ह्यूई जब एनी से मिलता है तो उसको पूरे कंपाउंड वी के बारे में सच बताता है कि कैसे वो भी एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड सुपर हीरो है, जिसकी वजह से वो इसी पूरी चीज को लेकर अपनी मां को भी कन्फ्रंट करती है। मीनवाइल हमको एक फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां पे हम बुचर और ग्रेस मैलरी को देखते हैं, जहां पे मैलरी बताती है कि कैसे होमलैंडर उसकी वाइफ के साथ जोर जबरदस्ती करता था एंड इसी पूरे कंटेक्स्ट में आज होमलैंडर डॉक्टर वॉगलबॉम जो कि उसके बचपन के टाइम पे एक साइंटिस्ट थे बॉट में ही, वो बताते हैं कि कैसे बेका उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी बट डिलीवरी के टाइम वो दोनों लोग मारे गए। सो हाँ, इतना सब होने के बाद हम फाइनली बुचर को देखते हैं जो ह्यूई को अपनी एक्स सुपरवाइजर यानी जो ग्रेस मैलरी थी उसी से मिलवाता है, जहां पे वो उसकी हेल्प करने से मना कर देती है इन दिस होल सुपर हीरो प्लान। बट इधर वेज वो होमलैंड और जो वॉट की प्रेसिडेंट है स्टिलवेल उसके बीच में एक वियर्ड से रिलेशन के बारे में बताती है एंड इसी के साथ साथ वो ह्यूई को भी वार्न करती है कि कैसे बुचर अपने रिवेंज के लिए किसी भी हद तक जा सकता है एंड उसको अपने रिवेंज के सामने किसी भी टीममेट की कुछ नहीं पड़ी है, ये सब एक ढोंग है। जिसके बाद हम ए ट्रेन को देखते हैं जो कि वापस कंपाउंड वी लेके नॉर्मल हो चुका है एंड वो सीधा द बॉयज यानी अपने लॉन्डो से लड़ने आ जाता है। बट थैंक्स टू स्टारलाइट सही टाइम पे वो भी आ जाती है एंड उसकी लड़ाई हम ए ट्रेन से होते हुए देखते हैं। बट तभी ए ट्रेन को हम देखते हैं कि अचानक से एक हार्ट अटैक आ जाता है, जिसका रीजन हमें समझ आता है कि क्योंकि उसने कंपाउंड वी का ओवरडोज ले लिया था तो इसी वजह से ये सारा कांड हुआ, जिसकी वजह से अपने लॉन्डे सही सलामत बच के भाग जाते हैं। स्टारलाइट हेल्प बुलाती है बट इस पूरी चीज में बुचर यहाँ पे जैसा मैंने कहा मौजूद नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे उसने मैडेलिन स्टिलवेल यानी जो वॉट की प्रेसिडेंट है उसी को किडनैप कर लिया है एंड उसके शरीर पर बॉम्ब बांध चुका है ताकि होमलैंडर अपने वियर्ड रिलेशनशिप के चलते हुए उसको यहाँ पे बचाने है एंड ऐसा होता भी है। बट जब हमको लगता है कि वो स्टिलवेल को बचाएगा वो उल्टा उसकी खुद आंखों में लेजर मार के उसको वहीं पे मार देता है, क्योंकि मैडेलिन ने उसे बेका के बारे में अब तक जितनी बातें बताई वो सारी की सारी झूठ थी एंड होमलैंडर ने अपेरेंटली वॉट के साइंटिस्ट को टॉर्चर करके कुछ तो बेका के बारे में सच पता लगा लिया है एंड इसी वजह से बुचर टाइम रहते पूरे घर को बॉम्ब से उड़ा देता है। बट होमलैंडर इतना ज्यादा फास्ट था कि उसने बुचर को भी ब्लास्ट से बचा लिया, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसे पसंद करता था बल्कि इसलिए ताकि वो बुचर को उसका सबसे बड़ा दुख दिखा के उसको अंदर से तोड़ सके, क्योंकि जब बुचर की आंखें पूरे बॉम्ब ब्लास्ट के बाद खुलती है तो वो एक घर के सामने खुद को देखता है एंड उसके सामने कौन था, उसकी वाइफ बेका। यप, उसकी वाइफ बेका जिंदा है एंड उल्टा वो होमलैंडर के चाइल्ड को रेस कर रही थी। सीजन 2 की शुरुआत होती है वही पुराने कियोस के साथ, जहां पे अब पूरी बॉयज की टीम ऑफिशियली वांटेड क्रिमिनल्स बन चुके हैं। हर न्यूज चैनल पर उनकी फोटो है और इवन इस समय बुचर भी गायब था क्योंकि उसके ऊपर वॉट की प्रेसिडेंट मैडेलिन स्टिलवेल के मर्डर का इल्जाम लगा हुआ है, जिस वजह से ये लोग फिलहाल एक बेसमेंट में छुपे हुए थे जहां पे फ्रेंची के कॉन्टैक्ट्स की मदद से ये लोग सर्वाइव कर रहे थे एंड इस पूरे मुश्किल वक्त में एमएम यहाँ पे मेडिक था, ह्यूई सप्लाई संभाल रहा था एंड सारे के सारे लोग लो प्रोफाइल रह रहे थे। उधर दूसरी तरफ वॉट अपनी इमेज कंट्रोल करने के लिए ट्रांसल्यूसेंट का फ्यूनरल रखता है, जहां पे होमलैंडर वहां खड़ा होकर पूरी दुनिया से झूठ बोलता है कि ट्रांसल्यूसेंट को एक सुपर टेररिस्ट ने मार डाला एंड इस पूरी चीज से ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि देखो दुनिया वालों सुपर टेररिस्ट एग्जिस्ट करते हैं एंड ऐसे में अगर सुपर हीरोज मिलिट्री में नहीं बने तो ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। वहीं इसी के साथ साथ 7 में एक नया कैरेक्टर भी आता है यानी स्टॉर्मफ्रंट, जो बाकी सूप की तरह स्क्रिप्टेड नहीं चल रही थी, वो लाइव स्ट्रीम
करती थी और सीधा ऑडियंस से कनेक्ट होती थी, जो कि होमलैंडर को कहीं न कहीं पसंद नहीं आता। एंड इसी वजह से वो कंपनी के न्यू प्रेसिडेंट स्टैन एडगर से जाके इस पूरी चीज़ को लेके शिकायत करता है, बट स्टैन बीइंग अ चैट वो होमलैंडर को उसकी औकात दिखा देता है कि साले इस पूरी दुनिया को तेरे वजह से ही कंपाउंड वी के बारे में पता है, तो शांति से चुप हो। बट वहीं इसी पूरे टेंशन के बीच हम देखते हैं कि ह्यू ही चोरी छुपे स्टारलाइट से भी मिल रहा था एंड उसे गेको नाम के एक सूप के बारे में बताता है, जो अपनी पावर्स यानी बॉडी को रिजनरेट करके पैसे कमाता था। एंड इसी पूरी चीज़ का फायदा उठा के एनी उसे ब्लैकमेल करती है ताकि वो कंपाउंड वी का सैंपल ले सके। बट इसी के साथ ये लोग एक सुपर टेररिस्ट का भी पीछा कर रहे थे, जिसके पास टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज थी। एंड इसी पूरी चीज़ की वजह से ये लोग सीआईए की स्यूजन से मिलने जाते हैं, पर इससे पहले वो कुछ बता पाती, अचानक से उसका पूरा सर ही एक्सप्लोड हो जाता है। अब ये जिसने भी किया आगे पता चलेगा, बट फिलहाल इस पूरी चीज़ के बाद बुचर वापस आता है, पर यहाँ पे ह्यूई उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था बिकॉज ऑब्वियसली वो उसे छोड़ के चला गया था। बट स्टिल बुचर के पास अब एक ही मिशन बचा हुआ है एंड वो है बेका को वापस लाना। इसलिए वो मैलरी से डील करता है कि अगर वो उस पूरे सुपर टेररिस्ट को पकड़ लेगा तो मैलरी उसे बेका का एड्रेस दे देगी। उधर दूसरी तरफ होमलैंडर बेका के घर जाके अपने रायन के साथ टाइम स्पेंड करता है। एंड यहाँ पे हमको पता चलता है कि बेका पूरी तरीके से मजबूर थी, क्योंकि यहाँ पे हमको इन दोनों के बीच की डील के बारे में पता चलता है कि अगर होमलैंडर बुचर को कुछ नहीं कहेगा और ना मारेगा तो वो उसे रायन के साथ टाइम स्पेंड करने देगी। वहीं पे इसी के साथ साथ वहाँ पे ओहायो में डीप फंसा हुआ था और उसका मेंटल ब्रेकडाउन होता जा रहा था, जहाँ पे उसे ईगल द आर्चर मिलता है, जो उसे चर्च ऑफ द कलेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ पे अपने डीप को ड्रग्स दिए जाते हैं एंड काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि उसकी गिल्स उसको उसकी वैल्यू करना सिखा रहे थे। खैर यहाँ पे द बॉयज को पता चलता है कि जिस सुपर टेररिस्ट के पीछे वो पड़े हुए हैं वो इवेंचुअली और कोई नहीं बल्कि किमिको का खुद का सगा भाई केंजी है। एंड हालांकि जब ये लोग उससे मिलते हैं किमिको उसे बचाना चाहती है, पर जब केंजी कहता है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया से रिवेंज लेगा, किमिको उसको बेहोश कर देती है। वहीं साइड बाय साइड क्योंकि एनी अपने गेको से कंपाउंड भी ले चुकी थी, वो उसे मीडिया में लीक कर देती है, जिससे पूरी दुनिया को ऑफिशियली पता चल जाता है कि कैसे जो सूप्स हैं वो नेचुरली पैदा नहीं होते बल्कि एक लैबोरेटरी में बनाए जाते हैं। इसी पूरे रिवील की वजह से वॉट की दुनिया हिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ होमलैंडर रायन को फोर्स करता है कि साले अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना सीख, एंड वो उसे छत से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से पहली बार रायन अपना गुस्सा दिखाते हुए होमलैंडर को अपनी पावर्स से धक्का देता है। ठीक इसी वक्त कंपाउंड वी के सच के बाद वॉर डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई थी। एंड इसी पूरी चीज की वजह से स्टैन एडगर अपने सेवन को केंजी को पकड़ने के लिए भेजते हैं। एंड क्योंकि द बॉयज भी केंजी को लेकर भाग रहे थे, तो अपना जो डीप था वो एक वेल की सवारी करते हुए उसके पीछे लगा हुआ था। बट अपना बुचर बीइंग द गोट उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता एंड वो सीधा अपनी बोट वेल के पेट में घुसा देता है, जिससे अपना डीप और ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है। बट यहीं पे सारी चीजें खत्म नहीं होती। बुचर केंजी को होमलैंडर के खिलाफ यूज करने का ट्राई करता है, बट तभी इसके बाद स्ट्रॉन्ग फ्रंट केंजी को मार देती है। इसी के साथ साथ वो इवन अफ्रीकन अमेरिकन सिविलियंस को भी टारगेट बनाती है, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी रेसिस्ट थी। खैर इसके बाद मैलरी बुचर को लिबर्टी नाम की एक पुरानी सूप फाइल देती है, जहां पे ह्यूई, एनी और एमएम निकलते हैं लिबर्टी का पता लगाने। एंड इवेंचुअली उनको एक ब्लैक लेडी से पता चलता है कि 1970s में लिबर्टी ने एक मासूम काले लड़के को मारा था एंड उसके बाद से ही वो पहचान बदलकर स्टॉर्म फ्रंट बनकर जी रही थी। वहीं दूसरी तरफ बुचर बेका से मिलता है एंड उसे अपने साथ भागने को बोलता है, पर बेका इस पूरी बात पे तब मना कर देती है जब बुचर रायन को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि ही वाज आल्सो अ सूप एंड वो इस वजह से कभी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि होमलैंडर ए ट्रेन को टीम से निकाल देता है, क्योंकि उसका हार्ट वीक हो चुका था एंड वो अब उतना ज्यादा तेज नहीं भाग पा रहा था। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि होमलैंडर की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही थी, क्योंकि उसने गलती से एक सिविलियन को मार दिया था। तो इसी पूरी चीज को कंट्रोल करने के लिए स्टॉर्म फ्रंट उसको मीम्स और सोशल मीडिया के थ्रू पॉपुलैरिटी गेन करवाती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में कहीं ना कहीं काम वाम चालू हो जाता है। खैर जहां एक तरफ इनका काम शुरू हो गया था, वहां दूसरी तरफ मेव अपने होमलैंडर का काम खत्म करने वाली थी, यानी उसके लिए प्लान बना रही थी, क्योंकि ना ही उसने उसका लेस्बियन रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया था, बट उसको कमर्शियलाइज करके फिल्म भी बनाना चाहता था। एंड इसी वजह से वो डीप को बोलती है कि भाई जो अपनी पिछले सीजन में फ्लाइट क्रैश हुई थी उसकी फुटेज ला के दे, क्योंकि अपने जो पूरे रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का कंट्रोल था वो उस टाइम पे अपने डीप के अंडर में ही था। इसके बाद हम बुचर को देखते हैं जो कि अपनी आंट से मिलने जाता है, जहां पे वो ये चीज नोटिस करता है कि उसका पीछे ब्लैक नॉयर कर रहा था, जिसके बाद इवेंचुअली ब्लैक नॉयर से उसकी लड़ाई भी होती है। बट जब बुचर बताता है कि अगर नॉयर ने उसे मारा तो वो रायन की सच्चाई सबके सामने ले आएगा, तो स्टैन एडगर ये डील एक्सेप्ट कर लेता है कि वो उसे छोड़ देगा, बस वो रायन को लेकर शांत रहे। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है जब द बॉयज और स्टारलाइट को स्टॉर्म फ्रंट के कंप्यूटर में सेज ग्रोव सेंटर नाम की जगह मिलती है। एंड जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो ये पता चलता है कि ये एक वॉर्ड की सीक्रेट फैसिलिटी है, जहां पे अडल्ट पर कंपाउंड भी टेस्ट किया जा रहा था एंड उसको स्टेबलाइज करने का तरीका ढूंढा जा रहा था। वहां पे उनको लैम्प लाइटर नाम का एक और सेवन का पुराना मेंबर मिलता है। एंड यहाँ पे हमको पता चलता है कि फ्रेंची और लैम्प लाइटर का पुराना हिसाब किताब अभी भी रिमेनिंग है, जहां पे लैम्प लाइटर ने एक मिशन के दौरान मैलरी की ग्रैंड किड्स को जिंदा जला के मार दिया था। एंड इसी वजह से जब इवन ये लोग मैलरी को उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मैलरी उसे सीधा मारना चाहती थी, बट समहाउ फ्रेंची पूरी बात संभाल लेता है। मीनवाइल ठीक इसी वक्त स्टॉर्म फ्रंट होमलैंडर को अपना असली राज भी बता देती है कि असल में वो 1919 में बर्लिन में पैदा हुई थी। एंड बाय द वे वो फ्रेडरिक वॉर्ड की बीवी थी, यानी जो सबसे पहला प्रेसिडेंट था। एंड इसी वजह से वो उस पूरे एक्सपेरिमेंट के चलते पहली सक्सेसफुल सूप भी बनी। एंड करंटली उसका एम है एक प्योर आर्यन रेस को खड़ा करना, यानी वही पूरी नाजी आइडियोलॉजी। बट इधर इसके बाद हम एक और कैरेक्टर की एंट्री देखते हैं, व्हिच इज कांग्रेस वुमन विक्टोरिया न्यूमैन, जो वॉर्ड के खिलाफ हियरिंग रखती है। एंड इसी वजह से मैलरी एंड द बॉयज उससे जाके मिलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो वॉर्ड के खिलाफ थी। एंड यहाँ पे डिसाइड होता है कि लैम्प लाइटर को गवाह बनाया जाएगा, क्योंकि वो वॉर्ड की द सेवन का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर था एंड कहीं ना कहीं उसको वॉर्ड के काले चिट्टे पता थे। एंड इसी वजह से ह्यूई को उसके ऊपर नजर रखने के लिए बोला जाता है। बट जैसे ही ये लोग वॉर्ड टावर में जाते हैं, लैम्प लाइटर खुद को याद लगा देता है ड्यू टू द गिल्ट एंड ट्रॉमा फ्रॉम एक्सीडेंटली बर्निंग ग्रेस मैलरीज ग्रैंडचिल्ड्रन, जहां पे ह्यूई और एनी उसे बचाने की कोशिश तो करते हैं बट फेल हो जाते हैं। बट अगेन वापस वहां पे ब्लैक नॉयर आ जाता है, जो एनी को पकड़ लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसको धोखा दे रही थी। बट तभी एंट्री होती है क्वीन मेव की, जो उसको आलमंड जॉय चॉकलेट खिला देती है। यानी यहाँ पे हमको पता चलता है कि ब्लैक नॉयर को नट एलर्जी है। खैर अब क्योंकि लैम्प लाइटर रहा नहीं, तो बुचर जाता है डॉक्टर वोगलबॉम को मनाने, ताकि वो गवाही दे सके। जहां पे जैसे ही हियरिंग शुरू होती और वोगलबॉम गवाही देता, तभी अचानक कोर्ट रूम में सारे गवाहों के सर फूटने शुरू हो जाते हैं, जैसे स्यूजन के साथ हुआ था। एंड इसी में अपना डॉक्टर वोगलबॉम और शॉकवेव्स जो दोनों गवाह थे वो सब मारे जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे देश डर जाता है और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस वॉर्ड को इमरजेंसी पावर्स दे देते हैं, व्हिच मींस कि अब पुलिस वाले भी कंपाउंड वी को इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे सरकार को खुद वॉर्ड बेचेगी। मीनवाइल इसी के साथ हम देखते हैं कि चर्च स्टैन से बात करके एड्रियन और डीप को वापस ले आए, ये बात करता है। बट यहाँ पे स्टैन साफ मना कर देता है कि स्टॉर्म फ्रंट को एड्रियन से दिक्कत है। एंड जब वो ये सुनता है, वो समझ जाता है कि भाई ये भी एक रेसिस्ट है। एंड इसी वजह से एड्रियन डिसाइड करता है कि वो एनी को जाके स्टॉर्म फ्रंट के खिलाफ सबूत दे देगा कि वो कितनी बड़ी रेसिस्ट थी, बिकॉज मोर और लेस ही न्यू कि एनी बॉयज के साथ काम कर रही थी। एंड ऑब्वियसली अगर वो स्टॉर्म फ्रंट को निपटा देंगे तो एड्रियन वापस सेवन में आ जाएगा। बट अगेन यहाँ पे एक तगड़ा ट्विस्ट सामने आता है, यानी बेका बुचर के पास अचानक से मदद मांगते हुए आती है, क्योंकि होमलैंडर एंड स्टॉर्म फ्रंट रायन को अपने साथ ले गए थे। जिसके बाद बुचर स्टैन से डील करता है कि अगर रायन को वो होमलैंडर से दूर रखेगा, जिसमें वो मान भी जाता है, तो वो उसकी हेल्प करने को तैयार है। आफ्टर विच वो लोग स्टॉर्म फ्रंट की नाजी वाली सच्चाई न्यूज में लीक कर देते हैं, जिसके बाद ऑब्वियसली द बॉयज और स्टारलाइट रायन को रेस्क्यू करने पहुंचते हैं।
जिसके बाद स्टॉर्म फ्रेंड से उनकी लड़ाई होती है। बट यहाँ पे हम एक आइकॉनिक सीन देखते हैं जहाँ पे मेव भी फाइट ज्वाइन करती है क्योंकि अब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था थैंक्स टू द वॉट, एंड अब वो स्टारलाइट और किमिको के साथ मिलकर स्टॉर्म फ्रेंड की जबरदस्त धुलाई करती है, जिसकी वजह से स्टॉर्म फ्रेंड भागकर बेका और बुचर के पास चली जाती है एंड बेका का गला दबाने लगती है। लेकिन तभी रायन को गुस्सा आता है एंड वो अपनी पावर्स पे एक्टिवेट करता है यानी लेजर आइज को, और स्टॉर्म फ्रेंड के हाथ पैर वहीं पे काट के उसको जिंदा जला देता है। पर क्योंकि उसकी पावर्स कंट्रोल नहीं थी वो गलती से बेका की गर्दन पे लेजर मार देता है एंड वो बुचर के हाथ में ही दम तोड़ देती है। एंड तभी इस पूरे मोमेंट पे वहां पे होमलैंडर आ जाता है जो कि रायन को मैनिपुलेट करके उसे अपने साथ ले जाना चाह रहा था, बट वो बुचर को चूज करता है। एंड तभी मेव उसे वो प्लेन क्रैश वाली वीडियो से ब्लैकमेल करती है जिससे होमलैंडर लिटरली टूट जाता है क्योंकि उसको अपनी इमेज से ज्यादा किसी और चीज से प्यार नहीं था। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि मैलरी की मदद से बुचर ने रायन को सेफ जगह भेज दिया है। अपने बॉयज के ऊपर से भी सारे चार्जेस हट चुके हैं। एनी और ए ट्रेन वापस सेवन को ज्वाइन कर चुके हैं जहां पे डीप को वापस नहीं लिया गया। ह्यूई भी अब सही रास्ते लड़ने के लिए विक्टोरिया न्यूमैन की टीम को ज्वाइन कर चुका है। बट अगेन वापस से एक मेजर ट्रुथ सामने आता है कि विक्टोरिया न्यूमैन ही वही हेड पॉपर है यानी जो सबका सर फोड़ रही थी, एंड यहीं पे सीजन 2 एंड हो जाता है। इसके बाद सीजन 3 एक मेटा नोट से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमको रिवील होता है कि पूरे सीजन 2 के बाद यहाँ पे 1 साल बीत चुका है, स्टॉर्म फ्रंट बढ़ चुकी है और सरफेस लेवल पर सब अब स्टेबल हो चुका है। ह्यूई अब विक्टोरिया न्यूमैन के साथ ब्यूरो ऑफ सुपर ह्यूमन अफेयर्स में काम कर रहा था ताकि लीगली सूप्स को कंट्रोल किया जा सके, एंड बाकी बुचर और उसकी टीम भी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे यानी ऑफिशियल तरीके से बैड सूप्स को पकड़ना जो सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इसी के साथ साथ स्टारलाइट भी 7 की को कैप्टन बन चुकी है एंड ह्यूई को पब्लिकली डेट कर रही थी, जहां पे एक दिन ह्यूई के दिमाग में न्यूमैन को लेकर डाउट क्रिएट होता है क्योंकि वो एक आदमी को देखता है जो विक्टोरिया को नादिया कह के बुला रहा था। उधर बुचर अपने तरीके से काम करते हुए फ्रेंची किमिको को एक पार्टी में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए भेजते हैं जहां पे टर्माइट अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा था एंड वो एक बंदे के अंदर गलत जगह से घुस के छींक के वापस से बड़ा नॉर्मल हुआ और वो बंदा लिटरली फट गया। सो या बुचर उसे पकड़ता है, पर बाद में जब न्यूमैन उसको रिहैब भेज देती है एंड उसे कुछ करती नहीं है, बुचर समझ जाता है कि ये सब सिर्फ नाम का है, ये लोग खाली हमको लॉलीपॉप पकड़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ह्यूई का डाउट रियलिटी में बदल जाता है क्योंकि वो विक्टोरिया का पीछा करना चालू करता है एंड जब वो एक गली में पहुंच के देखता है कि उसने एक बंदे का सर फोड़ दिया जो कि असल में उसी के बचपन का दोस्त टोनी था, तो उसको काफी ज्यादा झटका लगता है। बट हाँ वो ये पूरी चीज नोटिस कर लेता है कि टोनी मरने से पहले उसको किसी रेड रिवर नाम की चीज के बारे में धमका रहा था कि वो सच बता देगा एंड इसी वजह से उसका सर फूटा था। सो या वो ये पूरी चीज जाके बुचर को बताता है एंड उसको एक्सेप्ट करता है कि भाई अब वापस से हमें डर्टी गेम्स खेलने पड़ेंगे। उधर वॉट में स्टैन एडगर V24 इंट्रोड्यूस करता है यानी टेम्परेरी वी, व्हिच मींस कि एक ऐसा कंपाउंड जो 24 घंटे के लिए टेम्परेरी पावर्स दे सकता है। वो इवन इसे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रॉबर्ट सिंगर को बेचने की कोशिश करता है पर सिंगर इसको क्लियरली मना कर देता है। इसी बीच ये भी रिवील होता है कि क्वीन मेव भी सीक्रेटली बुचर के साथ काम कर रही थी एंड फिलहाल वो पे बैक टीम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उससे कहती है क्योंकि उस टाइम पे जो पूरी टीम का लीडर था यानी सोल्जर बॉय, उसको जिस वेपन से मारा गया था उसी वेपन से होमलैंडर को भी मारा जा सकता है एंड इसी वजह से वो बुचर को V24 भी दे देती है ताकि वो होमलैंडर के लेवल पे आ सके जब नीडेड हो। यहीं से हमें सोल्जर बॉय और मदर्स मिल्क का भी पास्ट पता चलता है कि कैसे सोल्जर बॉय ही MM के परिवार की मौत के पीछे था एंड इसी वजह से अपने जो बॉयज है वो डिसाइड करते हैं कि पे बैक के हर बचे हुए मेंबर को ट्रैक किया जाएगा एंड उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाई जाएगी, जिसमें सबसे पहले आती है क्रिम्सन काउंटेस जो कि अपने सोल्जर बॉय की गर्लफ्रेंड थी एंड ये लोग उसको पहले एनकाउंटर में पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो बच के भाग जाती है। बट देन नंबर आता है गन पाउडर का जो कि अपने सोल्जर बॉय का साइड था एंड थैंक्स टू V24 की पावर अपना बुचर उसको ब्रूटली फाइट करता है एंड देन उससे पता लगवाता है कि सोल्जर बॉय 1984 के निकारागुआ मिशन में मारा गया था जिसे खुद ग्रेस मैलरी लीड कर रही थी। इसी बीच ह्यूई पहुंच जाता है रेड रिवर नाम की जगह पे जो कि पता चलता है असल में एक ऑर्फनेज है एंड उसको पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल ऑर्फनेज नहीं था, ये बल्कि एक ऐसा ऑर्फनेज था जहां पे जो बच्चे थे वो सूप्स थे। सो यप यहाँ पे ये चीज तो रिवील होती है, बट इसके साथ एक और बड़ा रिवील होता है यानी विक्टोरिया न्यूमैन को लेकर कि कैसे उसका असली नाम नादिया है एंड वो यहीं पे पली बड़ी थी एंड उसको अडॉप्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि वॉट का करंट प्रेसिडेंट स्टैन एडगर था। जिसके बाद ये लोग जाते हैं सीधा मैलरी से मिलने एंड पूरे सोल्जर बॉय के बारे में पूछते हैं, जहां पे हाँ वो एक्सेप्ट करती है कि वो निकारागुआ मिशन में थी एंड वहां पे रशियंस ने अटैक कर दिया था एंड ये रीजन है कि ब्लैक नोआर अपना चेहरा ढक के रहता है क्योंकि उस पूरे अटैक में उसका चेहरा बेकार हो गया था। सोल्जर बॉय को भी रशियंस ने बेहोश कर दिया था एंड उसको रशिया में ले जाके एक सीक्रेट वेपन से मार दिया एंड इसी पूरी लीड की वजह से अपने जो बॉयज हैं वो निकल जाते हैं रशिया पे थैंक्स टू द हेल्प ऑफ फ्रेंची की एक्स बॉस यानी लिटिल नीना। पर जब यहाँ पे ये सब हो रहा था इसके पैरेलल में भी काफी चीजें चल रही थी, जैसे होमलैंडर की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी एंड समहाउ लोगों को उसका और स्टारलाइट की जोड़ी पसंद आने लगी थी। इसी के साथ साथ स्टारलाइट का XBF यानी सुपरसोनिक भी 7 को ज्वाइन कर चुका था, जहां पे जब उसको इस पूरी टीम की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो स्टारलाइट और मेव की हेल्प करने का डिसीजन लेता है एंड इवन वो सेम चीज ए ट्रेन को भी ऑफर करता है क्योंकि रिसेंटली अपने होमलैंडर ने उसकी भी क्लास लगा ली थी। बट इसके साथ साथ हम देखते हैं कि स्टैन एडगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्टोरिया से कहता है कि वो होमलैंडर के बिहेवियर को लेकर एड्रेस करे, बट सरप्राइजिंगली वो उल्टा स्टैन एडगर के नाम पे इंक्वायरी का नोटिस इशू करवा देती है, जिसकी वजह से स्टैन एडगर को वॉट होमलैंडर को सौंपना पड़ता है एंड यहाँ पे हमको रिवील होता है कि असल में ये सब होमलैंडर का ही प्लान था। होमलैंडर के ही कहने पे विक्टोरिया न्यूमैन ने ऐसा किया जिसकी वजह से एक डील क्रैक हुई थी कि अगर वो ऐसा करती है तो उसके बदले में होमलैंडर उसको कंपाउंड वी लाके देगा ताकि वो अपनी बेटी जोई को भी सुपर पावर्स दे सके। खैर कमिंग बैक टू रशिया, यहाँ पे ह्यूई को बुचर के टेम्प वी लेने वाली बात पता चल जाती है एंड साथ ही उसके इफेक्ट्स भी अपने बुचर पे दिखने चालू हो जाते हैं। बट इवेंचुअली जब ये लोग लैब तक पहुंचते हैं वहाँ पे इनको सरप्राइजिंगली सोल्जर बॉयज जिंदा मिलता है एंड जैसे ही वो उसको रिलीज करते हैं वो एक अनकंट्रोलेबल रेडियो एक्टिव ब्लास्ट करता है जिसमें किमी को बुरी तरह घायल हो जाती है एंड यहीं से हमको पता चलता है कि ये वाला ब्लास्ट सूप्स की पावर को परमानेंटली रिमूव कर सकता है क्योंकि किमी को ने अपनी हीलिंग एबिलिटी लूज कर दी थी। इसी वजह से बुचर समझ जाता है कि अपने रशियंस ने इस बंदे के ऊपर हेवी एक्सपेरिमेंट्स किए थे एंड क्योंकि यहाँ पे समाउ ह्यूई भी ब्लास्ट से बच गया था तो वो समझ जाता है कि ह्यूई ने भी V24 ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे हम होमलैंडर को भी पागल होते हुए देखते हैं क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी एंड इसी वजह से वो स्टारलाइट को फोर्स करता है कि वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन जाए यानी #होमलाइट एंड इवन जब सुपरसोनिक हेल्प करने की इस पूरी बात में कोशिश करता है होमलैंडर उसे ब्रूटली मार देता है एंड उसकी लाश स्टारलाइट को दिखाकर धमकाता है कि वो जब चाहे ह्यूई के साथ भी ये काम कर सकता है। हालांकि वो बात अलग है कि होमलैंडर को ये सारी चीज ऑलरेडी ए ट्रेन ने पहले चुपके से जाके बता दी थी। खैर इसके बाद काफी सारे इवेंट्स एक साथ होने लगते हैं, जैसे एशली अब वॉट की न्यू CEO बन चुकी है। ह्यूई ने V24 के बारे में एनी को बता दिया है जिससे वो काफी ज्यादा नाराज थी। अपने डीप को भी वापस 7 में ले लिया गया है बट होमलैंडर उसको कहीं ना कहीं बार-बार नीचे दिखा रहा है एंड इवन उसे एक पॉइंट पर तो वो मजबूर कर देता है ताकि डीप अपने खुद के दोस्त यानी टिमोथी जो कि एक ऑक्टोपस था उसको जिंदा खा ले। सो अब जहां पे एक तरफ इतना सारा दुख दर्द था वहीं दूसरी तरफ किमी को काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसकी पावर्स जा चुकी थी एंड अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह रह सकती थी एंड इसी वजह
से फ्रेंची और किमिको के बीच का भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मीनवाइल हम बुचर और मेव को भी साथ में लगे हुए देखते हैं, बट क्योंकि सोल्जर बॉय भी इस समय आजाद था एंड दुनिया में घूम रहा था, वो वापस से अनस्टेबल होता है एंड एक और ब्लास्ट करता है जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं। इसी ब्लास्ट को ट्रैक करते हुए बॉय सीधे पहुंचते हैं वॉर्ड के पुराने सीईओ द लेजेंड के पास, जो बताता है कि सोल्जर बॉय उसके पास से आके अपना सूट लेकर क्रिम्सन काउंटेस के पास गया है। बॉयज ऑब्वियसली जाके उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लेते हैं एंड सोल्जर बॉय को सौंप देते हैं। एंड यहाँ पे रिवील होता है कि पूरी पेबैक टीम ने ही उसको बिट्रे किया था एंड रशियंस को सौंप दिया था, जिसके बाद ऑब्वियसली सोल्जर बॉय अपनी गर्लफ्रेंड को मार देता है एंड इसी के बाद से बुचर, ह्यूई और सोल्जर बॉय टीम अप करते हैं। जिसके बाद स्टोरी आती है अपने पीक पॉइंट पर, यानी हीरोगैज़म में, एक सीक्रेट सुपर हीरो लोगों का ऑर्जी जहां पे सब लोग अपनी फैंटेसीज पूरी कर रहे थे। एंड यहाँ पे बॉयज सोल्जर बॉय को एक डील के चलते लेके आए थे कि वो पे बैक के सारे मेंबर्स का पता सोल्जर बॉय को देंगे, जिसके बदले में एट द एंड वो होमलैंडर को मार देगा। एंड यहाँ पे सोल्जर बॉय अपने पुराने टीम मेंबर्स टीएनटी ट्विंस को कन्फ्रंट करता है, जहां पे इवन एक और शॉकिंग चीज पता चलती है कि इस पूरे बिट्रेयल के पीछे ब्लैक नॉयर ही मास्टरमाइंड था। एंड जैसे ही बात सोल्जर बॉय को पता चलती है, वो वापस से अनकंट्रोलेबल होकर ब्लास्ट करता है, जिससे काफी सारे लोग मारे जाते हैं इंक्लूडिंग टीएनटी ट्विंस। बट तभी हम देखते हैं वहां पे होमलैंडर आ जाता है एंड यहाँ पे एक काफी भयंकर फाइट होती है, यानी 1 वर्सेस 3, व्हिच मींस होमलैंडर वर्सेस सोल्जर बॉय, बुचर एंड ह्यूई। तीनों मिलकर होमलैंडर को पकड़ लेते हैं एंड सोल्जर बॉय अपना ब्लास्ट चार्ज करने ही वाला था, बट तभी एंड मोमेंट पे होमलैंडर समहाउ डर के भाग जाता है। इसी के पैरेलल में दो चीजें होती है, ए ट्रेन ब्लू हॉक को मार देता है जो कि ब्लैक लोगों को टारगेट कर रहा था एंड इवन उसने उसके भाई को भी घायल कर दिया था। बट इसका रिजल्ट होता है कि लड़ते लड़ते उसको वापस से हार्ट अटैक आ जाता है एंड उसका हार्ट फेल हो जाता है। बट ट्विस्ट अगेन ये आता है कि वो वापस जिंदा होता है, वो भी एक हार्ट ट्रांसप्लांट के थ्रू, जो कि और किसी का नहीं था बल्कि ब्लू हॉक का ही था। दूसरी तरफ स्टारलाइट उस पूरे हीरोगैज़म में हुए ब्लास्ट से काफी ज्यादा शॉक थी एंड इवेंचुअली एक लाइव स्ट्रीम करके वॉट और सेवन का पूरा सच एक्सपोज कर देती है एंड सेवन को वहीं पे छोड़ देती है। बट क्योंकि वहीं दूसरी तरफ ब्लैक नॉयर भी समझ गया था कि भाई अब अगला नंबर उसी का है, उसको कोई नहीं बचा सकता, वो चुपके से ट्रैकिंग चिप को अपने शरीर से निकाल देता है एंड अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स के साथ बात करने लगता है। एंड हियर वी गेट टू नो अ लिटिल बिट ऑफ फ्लैशबैक अबाउट ब्लैक नॉयर, कि कैसे सोल्जर बॉय उसको लेके काफी ज्यादा अब्यूजिव था, रेसिस्ट था एंड इन्हीं सारे रीजंस की वजह से अपने ब्लैक नॉयर ने पूरी टीम को उसके खिलाफ भड़का दिया था, जहां पे एट द एंड जो ब्लैक नॉयर के चेहरे और दिमागी हालत खराब हुई, उन सबके पीछे भी सोल्जर बॉय का ही हाथ था। बट फॉर द टाइम बीइंग हम इसी के साथ देखते हैं कि सोल्जर बॉय, ह्यूई और बुचर निकल जाते हैं अगले पेबैक के मेंबर के पास, यानी माइंडस्टॉर्म, जो कि दूसरे के दिमाग में घुस सकता था। एंड जैसे ही वो बुचर के दिमाग में घुसता है, हमको बुचर के थोड़े पास्ट का एक्सपीरियंस दिखाया जाता है कि कैसे उसका बाप बहुत ज्यादा अब्यूजिव था, इसी वजह से बुचर ने घर छोड़ दिया था एंड इवन उसके भाई लेनी ने भी खुदकुशी कर ली थी। बट ईदर वेज थैंक्स टू ह्यूई वो वापस होश में आ जाता है एंड सोल्जर बॉय माइंडस्टॉर्म को भी मार देता है। बट मरने से पहले सोल्जर बॉय को वो कुछ बता के जाता है एंड इसके बाद वो डायरेक्टली होमलैंडर को कॉल करता है एंड यहाँ पे सबसे बड़ा सच रिवील होता है कि सोल्जर बॉय इज एक्चुअली द बायोलॉजिकल फादर ऑफ होमलैंडर, क्योंकि हमको बताया जाता है कि 1980s में उसने अपना स्पर्म डॉक्टर वोगलबॉम को दे दिया था, जिससे होमलैंडर पैदा हुआ। एंड जब होमलैंडर को ये पूरी चीज पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है एंड क्योंकि उस टाइम पे ब्लैक नॉयर उसकी टीम का हिस्सा था और क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैक नॉयर को पता था कि होमलैंडर सोल्जर बॉय का बेटा है एंड फिर भी उसने ये बात उसको नहीं बताई, तो होमलैंडर उसको भी धोखा देने के लिए मार देता है। उधर दूसरी तरफ एनी को पता चलता है कि भाई V24 जो है वो असल में काफी ज्यादा लीथल है, क्योंकि अगर तुम इसको 3 से 5 बार ले लोगे तो तुम्हारा शरीर अंदर से बेकार हो जाएगा एंड दिमाग भी एक्सप्लोड हो सकता है। एंड इसी वजह से वो बुचर को वार्न करती है, पर बुचर ह्यूई को बताने के बजाय उसको सेफ रखने का डिसाइड करता है ताकि वो और ज्यादा डोजेस ना ले। बट इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे रायन को स्टॉर्म फ्रंट के मरने का दुख है, जहां पे होमलैंडर को मैनिपुलेट करके समझाता है कि चिंता मत कर बेटा, ये सुपर हीरो दुनिया में नॉर्मल है, जिसकी वजह से रायन कहीं ना कहीं मैनिपुलेट होकर उससे गले लग जाता है एंड उसके साथ चला जाता है। बट देन आता है पूरी स्टोरी का क्लाइमैक्स, क्योंकि सबके सब एक साथ आ चुके हैं एंड वॉट टावर में होमलैंडर से लड़ने का प्लान बनाते हैं। बुचर, सोल्जर बॉय और मेव होमलैंडर को मारने आते हैं, जहां पे सोल्जर बॉय उसे डिसअपॉइंटमेंट बोलकर मारने की कोशिश करता है, बट तभी रायन बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से सोल्जर बॉय उसको भी फेंक देता है। एंड ऑब्वियसली अब अपने सोल्जर बॉय के लिए एक नहीं बल्कि 2 टारगेट्स थे, यानी होमलैंडर एंड उसका बेटा रायन। सो या इसी वजह से बुचर को कहीं ना कहीं वापस से चूज करना पड़ता है कि या तो वो रायन को चूज करे या फिर अपना रिवेंज चूज करे, जिसकी वजह से वो ऑब्वियसली रायन को चूज करता है एंड वो भी सोल्जर बॉय के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम इवन मेव और होमलैंडर की भी ब्रूटल फाइट देखते हैं, जिसमें मेव की एक आंख फूट जाती है एंड जैसे ही सोल्जर बॉय ब्लास्ट करके सबको मारने वाला था, मेव उसको पकड़कर बिल्डिंग से जंप करती है एंड पूरा का पूरा ब्लास्ट एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से बुचर बेहोश हो जाता है। दुनिया को लगता है मेव मर गई है, बट ऑब्वियसली वो छुप के जिंदा बची हुई थी विदाउट पावर्स। जिसके बाद एंड में सोल्जर बॉय को वापस से कैप्चर करके क्रायो स्लीप में भेज दिया जाता है एंड इवन जब बुचर ठीक होता है उसको पता चलता है कि टेम्प वी यानी V24 के कंटिन्यू इस्तेमाल की वजह से अब उसके पास सिर्फ 12 से 18 महीने बचे हैं। वहीं इसके ऑपोजिट विक्टोरिया न्यूमैन अब वाइस प्रेसिडेंट बनने की रेस में है, जहां जैसे ही सब कम था तो जब होमलैंडर अपने बेटे रायन को अपनी रैली के नजारे दिखा रहा था तो एक बंदे को वो लेजर से मार देता है, क्योंकि उसने रायन के ऊपर बॉटल फेंकी थी। एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे लोग डरने के बजाय उसको चीयर करते हैं, जिसमें सैडली MM के बच्चों का स्टेप फादर भी शामिल था। बट इससे ज्यादा डेंजरस चीज ये थी कि रायन भी ये देखकर स्माइल करने लगता है एंड सीजन 3 यहीं पे एंड हो जाता है। बट इससे पहले हम सीजन 4 के ऊपर आए, अपने बॉयज का एक स्पिन ऑफ भी शो चालू हो चुका था जिसका नाम है जेन वी एंड उसका सीजन 1 अपने बॉयज के सीजन 3 और सीजन 4 के बीच में आता है एंड काइंड ऑफ एक कनेक्टिंग डॉट जरूर है। तो हाँ, उसको भी जल्दी से शॉर्ट में रिकैप करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी है नहीं। तो देखो, स्टोरी शुरू होती है मैरी मोरो नाम की कैरेक्टर से, जो कि एक ऑर्फन है एंड उसका बचपन काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक रहा है, क्योंकि उसकी पावर्स जब पहली बार एक्टिवेट होती है, यानी उसके पहले पीरियड के टाइम, तब उसे पता चलता है कि वो ब्लड को कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन इसी मोमेंट में पहली बार ब्लड को देख के वो डर जाती है एंड अपनी पावर्स को अनकंट्रोलेबल वे में यूज करके अपने पेरेंट्स को ही मार देती है। यहाँ पे उसकी छोटी बहन एनाबेथ भी बच जाती है, लेकिन वो उसको तभी वहीं पे छोड़ के चली जाती है। इसके बाद मैरी को ऑर्फनेज भेज दिया जाता है एंड वो सालों बाद गोडॉल्किन यूनिवर्सिटी पहुंचती है। गोडॉल्किन यूनिवर्सिटी बेसिकली एक इलाइट सुपर ह्यूमन कॉलेज है जो वॉट के अंदर ही आता है। इसको वॉट कंट्रोल करता है एंड यहाँ पे आने के बाद मैरी का सिर्फ एक ही गोल था, सेवन को ज्वाइन करना, ताकि वो अपनी बहन की नजरों में खुद को प्रूव कर पाए। यहाँ पे उसकी दोस्ती एमा से भी होती है, जो अपने YouTube चैनल की वजह से काफी ज्यादा फेमस थी। उसकी पावर है खुद के साइज को छोटा बड़ा करना, लेकिन उसके पीछे की डार्क रियलिटी ये है कि उसको कहीं ना कहीं फूड वॉमिट करना पड़ता है अपने साइज को फोर्सफुली चेंज करने के लिए। यहाँ पे एक और चीज है, कॉलेज में एक रैंकिंग सिस्टम है जहाँ पे नंबर 1 पे जो होता है वो द 7 को ज्वाइन करने के सबसे ज्यादा करीब होता है एंड करंटली उस स्पॉट पे गोल्डन बॉय यानी ल्यूक नाम का बंदा है। वो लिटरली एक परफेक्ट स्टूडेंट है, सबसे ज्यादा पढ़ाकू, पावरफुल, पॉपुलर एंड सबका फेवरेट। उसकी गर्लफ्रेंड कीट है जो टच से लोगों को कंट्रोल कर सकती है एंड इसलिए वो ग्लव्स भी पहनती है एंड उसके 2 दोस्त हैं, जिसमें सबसे
पहला आता है आंद्रे जो कि मेटल को कंट्रोल कर सकता है एंड दूसरा आता है जॉर्डन जो कि मेल फीमेल फॉर्म में स्विच करके अकॉर्डिंगली पावर्स को यूज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ल्यूक के साथ कुछ गड़बड़ हो रही थी। उसको बार-बार विजन्स आ रहे थे एक लड़के को लेके जो द वुड्स नाम की जगह पे कैद है एंड फिर एक दिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। ल्यूक अपनी फेवरेट मेंटर प्रोफेसर ब्रिंक को उनके ही ऑफिस में घुस के चला देता है और मैरी ये सब देख लेती है। जहाँ पे जब ल्यूक उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है वो अचानक रुक जाता है एंड आंद्रे को कुछ विस्पर करके खुद स्काई में एक्सप्लोड करके खुद की जान दे देता है। एंड यहीं से सारी रियल मिस्ट्री शुरू होती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ल्यूक की डेथ के बाद वॉट पूरी सिचुएशन कवर अप करने में लगती है एंड शॉकिंगली मैरी को इस पूरी चीज का हीरो बना दिया जाता है। उसको क्रेडिट मिलता है ल्यूक को रोकने का एंड वो टॉप 10 रैंकिंग्स में आ जाती है। यहाँ पे उसका कनेक्शन उस टाइम की कॉलेज की डीन शेट्टी के साथ बनता है जो उसे गाइड करती है। लेकिन धीरे-धीरे पता चलता है कि ये सब एक बड़े गेम का प्लान था। आंद्रे और केट भी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में साथ चलते हैं एंड इनको एक सीक्रेट फोन से पता चलता है कि द वुड्स कोई ह्यूमन नहीं है बल्कि एक हिडन फैसिलिटी है जो कॉलेज के नीचे ही बनी हुई थी। बट दूसरी तरफ ये लोग वापस से प्लान बनाते हैं एंड अब की बार एमा अपने साइज को छोटा करके वुड्स में घुस जाती है एंड वहां उसे सैम मिलता है। सैम अपने ल्यूक का भाई है। मतलब इस पूरी चीज का बेसिक कंटेक्स्ट ये है कि आज तक पूरी दुनिया को बताया जा रहा था कि जो सैम है वो मर चुका है एंड इसी वजह से ल्यूक को कहीं ना कहीं हेलुसिनेशंस आते थे कि वुड्स में कोई ना कोई कैद है एंड असल में वो उसका भाई ही था। एंड यहाँ पे हमको रिवील होता है कि वो द वुड्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट बना हुआ था। यहाँ पे हमको बताया जाता है कि सैम एक्सट्रीमली पावरफुल है लेकिन मेंटली उतना ही अनस्टेबल है। उसे भी हेलुसिनेशंस आते हैं कि लोग उसे पपेट जैसे दिखते हैं एंड कहीं ना कहीं इस पूरी बातचीत के दौरान एमा और सैम के बीच में भी इमोशनल बॉन्ड डेवलप होता है एंड एमा उसे वहां से निकाल देती है। लेकिन एस्केप के दौरान सैम गार्ड्स को ब्रूटली मार देता है। इसी बीच एक और चीज बहुत बड़ी रिवील होती है क्योंकि यहाँ पे अपनी पूरी गैंग को धीमे-धीमे रियलाइज हो रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी मेमोरीज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यानी इरेज किया जा रहा है। एंड यहीं पर रिवील होता है कि असल में केट ये सारा काम कर रही थी क्योंकि हमको बताया जाता है कि केट डीन शेट्टी के लिए काम कर रही है और अपनी फ्रेंड्स की मेमोरी को वाइप कर रही थी ताकि वो कभी वुड्स के बारे में सच जान ही ना पाए। एंड इवन ल्यूक को ही उसी ने मजबूर किया था सैम को भूलने के लिए ताकि सैम पर एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू हो सके। अब देखो असल में डीन शेट्टी का प्लान ये था कि क्योंकि उसकी फैमिली होमलैंडर के द्वारा एक प्लेन क्रैश में मारी गई थी यानी जो सीजन 1 में हमने देखा था, तो फिलहाल के लिए वो सुपर ह्यूमन से बहुत ज्यादा नफरत करती है एंड इसलिए वो एक वायरस बनाना चाह रही थी जो सूप्स को कंट्रोल कर सके या फिर किल कर सके यानी एक एंटी सूप वायरस एंड वो इसे ग्लोबल लेवल पर स्प्रेड करना चाहती थी। ये पूरी चीज कंफर्म तब हो जाती है जब उस पूरे वायरस को एक सूप के ऊपर टेस्ट किया जाता है एंड वो मर जाता है एंड शी गेट्स टू नो कि फाइनली एक वेपन मिल चुका है जिसकी मदद से हम सूप्स को मार सकते हैं। केट को जब ये सारी बात पता चलती है तो काफी ज्यादा इमोशनली ब्रेक हो जाती है एंड इवेंचुअली उसको खुदकुशी करने में मजबूर कर देती है। जिसके बाद केट के दिमाग में ये बात क्लियर हो गई थी कि जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं वो सूप से कहीं ना कहीं डरते हैं एंड कहीं ना कहीं जो सूप्स हैं वो सुपीरियर हैं एंड इस वजह से वो सैम के इमोशंस को इरेज करती है एंड उसे अपने साइड ले आती है। जिसकी वजह से केट और सैम वुड्स के सारे वॉलेंट सूप्स को फ्री कर देते हैं एंड पूरा कैंपस एक बैटलफील्ड बन जाता है। हर जगह केओस, किलिंग्स और डिस्ट्रक्शन हो रहा था। आंद्रे को भी जब पता चलता है कि उसके फादर पोलैरिटी का ब्रेन डैमेज हो चुका है उनकी एक्स्ट्रा पावर यूज की वजह से, तो कहीं ना कहीं आंद्रे समझ जाता है कि अब उसी को लेगेसी कैरी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ मैरी, जॉर्डन, एमा एंड आंद्रे मिलकर सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एंड यहाँ मैरी अपनी पावर्स का फुल कंट्रोल दिखाती है। जहाँ पे फाइनल फाइट में आंद्रे सैम को टेम्परेरी रोक लेता है, केट जॉर्डन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है एंड मैरी केट का हाथ ही एक्सप्लोड कर देती है। जहाँ पे जैसे लगता है कि भाई सब ठीक हो गया, यहाँ एंट्री होती है होमलैंडर की एंड यहीं से सब चीजें उल्टी होती है क्योंकि होमलैंडर मैरी को देख के उसी को ब्लेम करता है कि तू अपने लोगों पर अटैक कर रही है, तुझे शर्म आनी चाहिए एंड बिना कुछ सुने उसके ऊपर लेजर चला देता है। अचानक से मैरी बेहोश हो जाती है एंड जब वो होश में आती है तो वो एक सील हॉस्पिटल रूम में थी जहाँ पे उसके साथ आंद्रे, जॉर्डन, एमा भी उसके साथ बंद हुए थे। उधर इसी के साथ साथ न्यूज़ में वॉट ने नैरेटिव कंप्लीटली फ्लिप कर दिया था कि केट और सैम जो है वो अपने गोडॉल्किन के हीरोज हैं एंड इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो विक्टोरिया न्यूमैन है उसको फाइनली वायरस का सैंपल मिल चुका है, लेकिन जो डॉक्टर उसको देता है वो उसको तभी मार देती है। मतलब अब उसके पास सूप्स को खत्म करने का सबसे पावरफुल वेपन आ चुका है एंड इसी पूरे सीजन 1 के मिड क्रेडिट में हम बिली बुचर को वुड्स के पास घूमते हुए देखते हैं। जिसके बाद डायरेक्टली ये सीजन कनेक्ट होता है सीजन 4 से एंड बाय द वे क्योंकि सीजन 4 अपने सीजन 5 से जस्ट पहले वाला सीजन है तो ये थोड़ा डिटेल में कवर किया जाएगा, तो हाँ मस्त पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठना। यहाँ पे सीजन 4 की शुरुआत होती है विक्टोरिया न्यूमैन के अपने पॉलिटिकल रैली ऑर्गेनाइज करने से, जहाँ पे इस रैली के बैकग्राउंड में हम अपने बॉयज को एक ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हुए देख सकते हैं जिसका टारगेट सिंपल है कि विक्टोरिया न्यूमैन को एलिमिनेट करना है। लेकिन ये पूरा प्लान तब डिस्टर्ब हो जाता है जब होमलैंडर और रायन बिना इनवाइट के रैली में आ जाते हैं, जिसको देख के इवन विक्टोरिया भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि करंटली अपने होमलैंडर पे अपने सीजन 3 में जो उसने खुलेआम एक बंदे को मार दिया था उसको लेके मर्डर ट्रायल चल रहा था एंड इसी वजह से वो एक ऐसे सूप के साथ पब्लिसिटी नहीं करना चाहती थी जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा हो बिकॉज ऑब्वियसली उसका पॉलिटिकल इमेज खराब होता। एंड यहीं से अपने होमलैंडर का भी एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल मोमेंट इंपॉर्टेंट दिखता है क्योंकि जैसे ही वो वॉशरूम में जाता है एंड अपने नीचे के बालों में नजर मारता है उसको वहां पे एक ग्रे कलर का बाल दिखता है एंड कहीं ना कहीं ये होमलैंडर के लिए साइन था कि अब वो एज होता जा रहा था एंड ऑब्वियसली एजिंग मतलब वीकनेस एंड वीकनेस उसके ईगो को सबसे ज्यादा हर्ट करती थी। इधर वेज हम पैरेलल में देखते हैं कि जैसे ही बुचर की नजर अपने रायन पर पड़ती है वो उसको साइड में ले जाकर समझाने की कोशिश करता है कि बेटा होमलैंडर एक बहुत बुरा इंसान है, तू मेरे साथ आ जा। लेकिन तभी होमलैंडर वहां पे आ जाता है और बुचर को रोक देता है, जहां पे इवन बुचर को देखते ही वो स्कैन करके समझ जाता है कि इसके पास तो जरा टाइम नहीं बचा बिकॉज थैंक्स टू द डैमेज जो अपने बुचर को टेम्परेरी वी ने कर रखा था, यानी अब अपने बुचर को ब्रेन कैंसर या फिर ट्यूमर हो चुका है जो भी बोलो। सो इसके बाद रायन अपने होमलैंडर के साथ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब अपने लॉन्डे यानी फ्रेंची और किमिको अपने न्यूमैन के प्राइवेट रूम में घुसते हैं तब उनके सामने अचानक से जोई आ जाती है यानी न्यूमैन की बेटी एंड तभी वहां पे रिवील होता है कि जोई भी एक सूप बन चुकी है जिससे ये लोग जैसे तैसे करके बचते हैं। बट अगेन नीचे अपने ह्यूई और बुचर दोनों तैयार थे ताकि वो न्यूमैन को मार सके। जहां पे शुरू में अपना ह्यूई थोड़ा समझाने की कोशिश करता है कि वो न्यूमैन को एक्सपोज कर देगा, लेकिन तभी ह्यूई और बुचर दोनों इशारा करके उसके ऊपर एसिड फेंकते हैं एंड इवन बुचर उसके सर पे भी गोली मारता है। बट देन हमको रिवील होता है कि न्यूमैन इनवल्नरेबल है यानी न्यूमैन को किसी भी तरीके से नहीं मारा जा सकता। जिसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि पूरा मिशन फेल हो गया था एंड हमको पता चलता है कि ये सीआईए ने करवाया था अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट रॉबर्ट सिंगर, तो अपने बुचर और एमएम को सीआईए हेडक्वार्टर्स में बुलाया जाता है जहां पे उनको समझाया जाता है कि कैसे न्यूमैन को नॉर्मल तरीके से रोक पाना लगभग इंपॉसिबल है। बट तभी यहाँ पे अचानक से हमको बुचर का पुराना दोस्त केस्लर मिलता है जो कि बताता है कि कैसे वो एक सुपर किलिंग टास्क फोर्स कहीं ना कहीं बनाना चाहता है एंड इसी वजह से वो बुचर को भी सेम चीज के लिए ऑफर देता है। वहीं दूसरी तरफ होमलैंडर इस समय मेंटली डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि इस पॉइंट पे ना उसे अपनी पावर एंजॉय करने में मजा आ रहा था ना लोगों से रिस्पेक्ट लेने में, क्योंकि असल में उसके साथ दिक्कत ये थी कि फिलहाल उसके आसपास सबके सब येस मैन थे, सबके सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे एंड कोई भी उसके डिसीजन को चैलेंज करने की हिम्मत ही नहीं रखता था। एंड इसी फ्रस्ट्रेशन में वो जाके मिलता है सिस्टर सेज से जो फिलहाल के लिए दुनिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है एंड यही उसकी सुपर पावर है एंड इसी वजह से वो उसको 7 ज्वाइन करने के लिए भी मना लेता है, जिसमें वो फर्दर होमलैंडर को जाते जाते एक एडवाइस देती है कि देख भाई कंट्रोल करने से बेटर है सब नेचुरली होने दे, ज्यादा बेहतर रहेगा। सो जहां पे अपने होमलैंडर का दिमाग खराब हो गया था वहां पे बुचर का भी दिमाग खराब हो चुका था क्योंकि वो एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो जाके न्यूमैन के साथ हाथ मिलाने की सोचता है क्योंकि उसको न्यूमैन के
के पास जो पूरा सूप किलिंग वायरस हमने जेन वी के सीजन 1 के एंड में देखा था उसके बारे में पूरा पता चल गया था। एंड यहाँ पे इनके बीच में डील होती है कि अपनी जो न्यूमन है वो बुचर को वायरस दे देगी अगर वो ह्यूई के पास रखे हुए सारे उसके खिलाफ वाले एविडेंस उसको वापस कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे। एंड ये पूरी डील यहाँ पे कंफर्म हो जाती है, जिसके बाद अचानक से ह्यूई की पर्सनल लाइफ भी कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है, क्योंकि उसको पता चलता है कि उसके डैड को स्ट्रोक आ चुका है एंड अब वो कोमा में जा चुके हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल में वो बैठकर काफी ज्यादा इमोशनली ब्रेकअप तो हो ही चुका था। बट तभी उसको एक शॉक मिलता है, उसकी मॉम जो उसको बचपन में छोड़ के कई टाइम पहले चली गई थी, वो सालों से नहीं मिली थी, अचानक उसके सामने आ जाती है। बट असल काम इसी के पैरेलल में चल रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि होमलैंडर और सिस्टर सेज ने मिलकर एक पूरा कैलकुलेटेड प्लान एग्जीक्यूट करने का डिसाइड किया है, यानी कि कुछ होमलैंडर के डाई हार्ड फैंस को मरवा देना, जिसमें इवन टॉड यानी जो अपने एमएम के बच्चों का करंट स्टेप फादर है वो भी शामिल था। एंड देन उन्हीं सारी डेड बॉडीज को कोर्ट के बाहर रख के एक राइट क्रिएट करना, जिसकी वजह से सारा ब्लेम जो है वो स्टारलाइटर्स के ऊपर डाल दिया जाएगा। एंड ऑब्वियसली पब्लिक को लगेगा कि स्टारलाइट के सपोर्टर्स वायलेंट हो चुके थे। एंड ये सारा कांड तब होना था जब होमलैंडर का ट्रायल चलने वाला होगा। सो जैसे ये ट्रायल चालू होता है, अपने स्टेज का प्लान एग्जीक्यूट होता है एंड सारी बॉडीज को वहां पे प्लान कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली स्टारलाइटर्स के ऊपर जैसे नाम आता है एक राइट क्रिएट होता है एंड कोर्ट इस पूरी चीज को देखते हुए समझ जाती है कि होमलैंडर इज नॉट गिल्टी एंड यही चीज होती भी है। खैर इसी के साथ हम बुचर को भी देखते हैं कि वो ह्यूई से चुराया हुआ डेटा न्यूमन को देने वाला था, यानी अपने बॉयज को धोखा देने वाला था। पर तभी उसको बेका के विजन्स आते हैं, यानी एक तरीके से गुड एंजल मान लो, वो उसको कहीं ना कहीं रोकती है एंड ये सब काम करने से मना करती है। बट जैसे सब कम था, वो अपने टेम्पररी वीक की वजह से हुए कैंसर वाली बात अपने बॉयज को बता देता है, जहां पे सरप्राइजिंगली ये सब सुन के एमएम सिंपैथी देने के बजाय उसे टीम से ही निकाल देता है, क्योंकि ही वुड बी अ लायबिलिटी फॉर देम टू मैनेज। मीनवाइल इसी दौरान हमको नई ब्लैक नॉइज भी मिलवाया जाता है, जिसको पुराने वाले से साइलेंटली रिप्लेस कर दिया गया था। बट इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे एमएम किमिको और फ्रेंची ने सेज का पीसी हैक करके उसके अगले प्लान का पता लगा लिया है, जहां पे वो फायर क्रैकर नाम की एक सूप का लाइव पॉडकास्ट देखने जाने वाली थी। एंड ऑब्वियसली ये लोग भी वहीं पहुंच जाते हैं, बट सरप्राइजिंगली वहां पे बुचर भी मौजूद था, क्योंकि वो भी इसी पूरी चीज को ट्रैक कर रहा था। जिसके बाद ये लोग फायर क्रैकर के असिस्टेंट स्प्लिंटर के पीछे भी चले जाते हैं। बट ट्विस्ट यहाँ पे तब आता है जब सेज इन लोगों को चारों साइड से घेर लेती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इनके प्लान के बारे में जानती थी कि उन्होंने उनका पीसी हैक कर लिया है। एंड इसी वजह से वो फायर क्रैकर और स्प्लिंटर को भी ऑर्डर देती है कि वो उसे मार दे, जहां पे इवेंचुअली स्प्लिंटर बुचर के हाथों मारा जाता है, बट फायर क्रैकर वहां से बच के भाग जाती है। खैर इसी के पैरेलल में हम ह्यूई और एनी को भी देखते हैं, जो ए ट्रेन का पीछा कर रहे थे, जहां पे वो देखते हैं कि कैसे जो अपने ए ट्रेन का भाई है, जो सीजन 3 के एंड में घायल हो गया था, वो उससे काफी ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि वो अपने भांजों के सामने भी ए ट्रेन की पुल पट्टी खोल देता है कि कैसे वो एक नकली सुपर हीरो है एंड उसने आज तक कोई भी असली जान नहीं बचाई है। एंड हाँ, जान बचाने से याद आया, रायन के ऊपर भी एक फिल्म बन रही थी अबाउट सेविंग पीपल फ्रॉम किडनैपर्स, ताकि उसकी भी अच्छी पीआर करी जा सके, जस्ट लाइक होमलैंडर। लेकिन यहाँ पे हमको पता चलता है कि कैसे असल में वॉट के जो लोग हैं वो अपने रायन की मूवी से काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अपना रायन होमलैंडर का रिप्लेसमेंट था। एंड इसी वजह से क्योंकि मूवीज में होमलैंडर के बुढ़ापे को छुपाने के लिए इनको बहुत सारा वीएफएक्स यूज करना पड़ता था, बहुत सारा बजट जाता था, तो ये लोग उसी पूरी चीज से खुश थे। बट क्योंकि अपनी ये पूरी बात होमलैंडर भी सुन लेता है, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्लियर हो गया था कि होमलैंडर कहीं ना कहीं अपने बेटे से भी जलने लगा था, जिसका रिजल्ट होता है कि वो खुद अपने बेटे की मूवी की शूटिंग के बीच में आ जाता है एंड अल्टीमेटली रायन अपने पापा के सामने परफॉर्मेंस प्रेशर में आके उस एक्टर यानी जो गुंडा था उसको मार देता है। बाय द वे ए ट्रेन भी सीधा जाके एनी और ह्यूई को कन्फ्रंट करता है, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग उसके पीछे लगे थे, बट क्योंकि उन्होंने उसकी फैमिली के सामने कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं किया, तो एज अ जेस्चर ऑफ थैंक्स वो एक पेन ड्राइव लाता है, जिसमें ये सबूत था कि जिन स्टारलाइट सपोर्टर्स को होमलैंडर फैंस को मारने के लिए जेल भेजा गया है, वो लोग असल में उस पॉइंट पे वहां पे थे ही नहीं। एंड एज अ रिजल्ट वो दोनों वहां से आजाद भी हो जाते हैं। एंड इवन फ्रेंची का अपने ओल्ड दोस्त कॉलिन के साथ वापस रिलेशनशिप में आना, जहां पे बस दिक्कत ये थी कि पास में जब वो अपनी पुरानी बॉस के लिए काम कर रहा था ना, तो उसके कहने पे फ्रेंची ने कॉलिन की फैमिली को मार दिया था। ईदर वेज इसके बाद हमको केसलर को दिखाया जाता है, जो बुचर से डील कर रहा था, या तो रायन को उसको सौंप दे ताकि उसे ट्रेन करके होमलैंडर किलिंग वेपन बना सके, या फिर बुचर खुद होमलैंडर के साथ रायन को मार दे, क्योंकि फ्यूचर में एक और होमलैंडर बनने का रिस्क नहीं लिया जा सकता, जिसकी वजह से समहाउ बुचर रायन की गेम में ऑनलाइन आकर उसे घर बुला लेता है एंड दोनों मस्त टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के अपोजिट हम देखते हैं कि 7 में दो नए सूप्स आ चुके हैं, यानी फायर क्रैकर एंड सेज, जहां पे सेज आते ही वॉट की सीईओ बन जाती है, यानी बाय बाय एशली। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि कैसे एमएम ए ट्रेन को टीम में शामिल करने की बात करता है एंड इसी बारे में उससे मिलता भी है, जिसको लेके ऑब्वियसली ह्यूई इस पूरी चीज के अगेंस्ट था, क्योंकि उसने द बॉयज को एट द फर्स्ट प्लेस ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि ए ट्रेन ने उसके साथ गलत किया था। बट ईदर वेज हमको फर्दर ये भी बताया जाता है कि जो करंट प्रेसिडेंट रॉबर्ट सिंगर है, वो एक बिल पास करने के मूड में है, जो बेसिकली कहता है कि सूप्स को सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बैन कर दिया जाए, जिसको सुनते ही विक्टोरिया समझ जाती है कि कहीं ना कहीं रॉबर्ट को उसके सूप होने के बारे में पता चल चुका है, जो कि ऑब्वियसली उसको था भी, क्योंकि वो सीआई के साथ मिलकर बॉयज के साथ काम कर रहा था। यहाँ पे मेन ट्विस्ट ये आता है कि हम देखते हैं ए ट्रेन ने अपने बॉयज के साथ हाथ मिला लिया है, क्योंकि वो भी होमलैंडर की पॉलिटिक्स और वॉट की काली करतूतों से परेशान आ चुका था। एंड वो एमएम को बताता है कि आज सेज और न्यूमन एक आइस स्केटिंग स्टेडियम में मीट करने वाले हैं, जहां पे ये लोग टाइम रहते पहुंच जाते हैं, बट सरप्राइजिंगली वहां पे होमलैंडर भी मौजूद था एंड ये तीनों मिलकर सिंगर को प्रेसिडेंट से हटाने की बात करने वाले थे, क्योंकि वो चाहते थे कि एक ऐसा प्रेसिडेंट बने जो असल में सुपर हीरो हो, यानी सुपर ह्यूमन, हु वाज नन अदर देन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम विक्टोरिया न्यूमन। सो या बेसिकली न्यूमन को प्रेसिडेंट में लाने की बात करी जा रही थी एंड ये पूरी चीज ह्यूई ऊपर बैठा विंड्स में से सुन रहा था। बट सैडली इतने टेंस माहौल में उसका एक पसीना होमलैंडर के ऊपर गिर जाता है, जिसको सुनते ही वो समझ जाता है कि ह्यूई यानी बॉयज के सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे एंड उस पे चुपके से नजर रख रहे थे। बट थैंक्स टू ए ट्रेन वो उसको वहां से टाइमली बचा लेता है, जिसके बाद अपना ह्यूई इस पूरे इंसिडेंट के बाद डायरेक्टली अपनी मां से मिलता है, जिसके बाद वो बताती है कि कैसे ह्यूई के पैदा होने के बाद उसको पोस्ट नेटल डिप्रेशन हो गया था एंड इसी वजह से उसको घर छोड़ के जाना पड़ा, वरना कहीं ना कहीं वो खुद की जान ले लेती। एंड कहीं ना कहीं ह्यूई को ये रीजन भी वैलिड लगता है, इस वजह से वो शांत भी हो जाता है। बट ऑल्सो इन द मीन टाइम हम देखते हैं कि डीप और सेज का भी चक्कर चालू हो गया है, क्योंकि समहाउ अपनी जो सेज है वो इतने ज्यादा दिमाग के साथ सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पाती, उसके साथ काइंड ऑफ लोबोटोमी वाली चीज करनी पड़ती है, यानी उसके ब्रेन को डैमेज करना फॉर अ टेम्पररी टाइम, ताकि वो थोड़ी नम हो सके और नॉर्मल हो सके एंड पूरी चीज को एंजॉय कर सके। मीनवाइल इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि होमलैंडर अब खुद की रिफ्लेक्शन से बात करने लग गया था, यानी वो दिन ब दिन और ज्यादा पागल होता जा रहा था। जिसके बाद आता है अपने सिस्टर सेज का अगला प्लान, यानी वो फायर क्रैकर के यूज करके स्टारलाइट को डिस्ट्रॉय करना चाह रही थी एंड इसी वजह से उसने स्टारलाइटर्स के अड्डे के सामने एक लाइव शो अरेंज करवाया था। सो ऑब्वियसली इससे निपटने के लिए वो एमएम और बुचर की हेल्प लेती है, जहां पे वो हेल्प के लिए मान जाते हैं एंड चुपके से शो के पीछे वाली वैन के अड्डे में पहुंचते हैं। बट यहाँ पे अपना जो बुचर है वो एमएम से काफी इंपॉर्टेंट बात शेयर करता है कि अगर वो रायन को बचाने से पहले मर जाता है, तो ये पूरी जिम्मेदारी एमएम की होगी कि वो होमलैंडर से उसको बचाए एंड उसको पाले पोसे, क्योंकि रिसेंटली टेम्पररी लेने की वजह से उसके अंदर कोई तो वॉर्म जैसी चीज आ गई है जो उसको मेंटली वीक और अनस्टेबल करके रखी हुई थी, यानी कहीं ना कहीं उसके ब्रेन का ट्यूमर मान लो। सो ये लोग बैक साइड में फायर क्रैकर से मिलते हैं एंड उसे कहते हैं कि भाई अपना शो यहाँ से हटा ले, वरना ये लोग उसकी पोल पट्टी खोल देंगे कि कैसे उसने कई साल पहले एक अंडर एज लॉन्डे के साथ अच्छे काम किए थे। बट सरप्राइजिंगली वो खुद उस पूरी चीज को ट्विटर पर पब्लिक कर देती है एंड काफी मैनिपुलेटिव तरीके से पब्लिक के सामने अपॉलॉजी भी मांगती है, जिससे सब एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ क्योंकि बैक साइड में छानबीन अभी भी चालू थी, बुचर और फ्रेंची की मुलाकात होती है सीजन 1 वाले एजेकियल से, इस बंदे से, जहां पे वो फ्रेंची को मार के बेहोश कर देता है
एंड देन बुचर को भी मारने ही वाला था, बट समहाउ उसके अंदर का वॉर्म तब तेज से बीट करने लगता है एंड बुचर बेहोश होता है। एंड जैसे ही वो होश में आता है, एज़ेकियल लिटरली खत्म हो चुका था एंड इवन बुचर डोंट नो कि ये कैसे हुआ। खैर वहाँ पे फ्रंट में क्योंकि अपनी फायर क्रैकर का लाइव शो चल रहा था, वो धीमे-धीमे स्टारलाइट पे अटैक करना शुरू करती है, क्योंकि यहाँ पे रिवील होता है कि इनके बीच पुरानी बचपन की दुश्मनी थी। यानी बचपन में क्योंकि एनी यानी स्टारलाइट ने अपने फायर क्रैकर के खिलाफ काफी गंदे र्यूमर्स फैला दिए थे कि उसका शो जिसके साथ चक्कर चल रहा था इन अंडर एज, तो अपने फायर क्रैकर का करियर वहीं पे खत्म हो गया था। सो इसी वजह से इसी पूरे बदले की आग में फायर क्रैकर एनी के अबॉर्शन वाली बात पब्लिक कर देती है। एंड बाय द वे ये इतनी ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन थी कि बस ये खाली ह्यूई के साथ ही शेयर हो रखी थी, बट समहाउ क्योंकि सेज के सोर्सेस काफी ज्यादा अच्छे थे एंड सेज सबसे इंटेलिजेंट थी, उसने इस बात का पता लगा लिया था। एंड जैसे ही ये बात एनी को पता चलती है, वो फायर क्रैकर का मार के भड़ता बना देती है, मतलब जिंदा छोड़ देती है बट भड़ते के फॉर्म में। एंड एज अ रिजल्ट होता ये है कि वो सेज के डायरेक्टली ट्रैप में फंस जाती है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें अलग अलग एंगल से लाइव जा रही थी, जिसकी वजह से दो चीजें होती हैं। पहला, एज़ेकियल की मौत का इल्जाम अपने एनी पे ही आ जाता है एंड दूसरा, एनी इस पूरे इंसिडेंट के बाद बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट नहीं कर पाती। सो जहां पे ये सब चल रहा था, इसके साइड बाय साइड होमलैंडर की भी खिचड़ी पक रही थी, क्योंकि वो सीधा अपने पागलपन के चलते अपने ओरिजिन लैब तक पहुंच गया था जहां पे वो पैदा हुआ था, यानी प्रोजेक्ट ओडिसी लैब, जहां पे वो एक एक करके अपने सारे साइंटिस्ट से बात करता है जो उसके ऊपर बचपन में एक्सपेरिमेंट किए करते थे। एंड धीमे धीमे अपने साइंटिस्ट लोग भी समझ जाते हैं कि होमलैंडर क्योंकि आज यहाँ पे आया है तो उनका खेल खत्म होने वाला है। एंड एक्जैक्टली वो होता भी है, क्योंकि होमलैंडर सारे साइंटिस्ट को उन्हीं तरीके से मारता है जिस तरीके से वो लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। बस लास्ट में जो बचती है वो थी उस पूरे लैब की बॉस बारबरा, जो उसे बताती है कि होमलैंडर कैसे प्यार और अप्रूवल का बचपन से भूखा था। मतलब सही में पैदा होते टाइम उसने सबसे पहले अपनी मां को मार दिया, जहां पे वो चाहता तो फिर भी भाग सकता था, लेकिन थैंक्स टू हिज अप्रूवल सीकिंग नेचर कि वो हर किसी के सामने फेमस, हर किसी के सामने लव्ड, हर किसी के सामने नोन होना चाहता था, वो वहां पे रुका रहा एंड उसने ये सारे टेस्ट अपने ऊपर बर्दाश्त करे ताकि हम लोग ये अप्रूव कर सके कि हां भाई तू तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सो या बारबरा के हिसाब से ही कैन नेवर एस्केप दिस साइड ऑफ हिम, जिसकी वजह से एट द एंड वो बारबरा को जिंदा तो छोड़ देता है बट एक रूम में लॉक कर देता है जहां पे सारे साइंटिस्ट की डेड बॉडी मरी हुई थी। बाय द वे यहां पे होमलैंडर का भी हमें असली नाम पता चलता है, व्हिच वाज जॉन। सो या इसी के पैरेलल में फ्रेंची ने भी कॉलिन के सामने अपने सारे क्राइम्स को कबूल कर लिया था, जिसकी वजह से कॉलिन ने उसको खूब पीटने के बाद कहा कि भाई आज के बाद मेरे को कभी मत दिखना। एंड इसी के साथ दूसरी तरफ ह्यूई की भी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि उसके पापा अब ऑफिशियली ब्रेन डेड घोषित हो चुके थे, यानी बस वो जिंदा है फॉर द सेक ऑफ जिंदा, उनका दिमाग नहीं चल रहा। एंड उनको बचाने के लिए अपना ह्यूई डिसाइड करता है कि वो कंपाउंड वी देगा, जिसके लिए वो ए ट्रेन से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करता है। बट टू बी ऑनेस्ट ये अपने ए ट्रेन के लिए काफी ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि इस टाइम सारी कंपाउंड वी की शीशी जो थी वो होमलैंडर के कमरे में थी, लेकिन ए ट्रेन की रिस्क लेने को तैयार हो जाता है, क्योंकि ह्यूई उसे प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसको लाके दे देगा तो वो रॉबिन की मौत के लिए ए ट्रेन को माफ कर देगा। एंड सेम चीज ह्यूई करता भी है जब उसको पूरा कंपाउंड वी ए ट्रेन लाके दे देता है। हालांकि उसको तभी बुचर पकड़ लेता है एंड कहता है कि भाई इस पूरी चीज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये चीज मरने से बचने के लिए उसने खुद ट्राई कर रखी थी, यानी जब उसके ऊपर टेम्पररी वी की वजह से पूरा कैंसर आया था उसने भी कंपाउंड वी लिया था ताकि ये सारी चीज ठीक हो सके, लेकिन चीजें उसकी उल्टी हो गई एंड उसका ब्रेन ट्यूमर और ज्यादा खराब हो गया। सो ये सुन के अपना ह्यूई प्लान ड्रॉप कर देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली क्योंकि उसकी मां ने उसकी शीशी उसके कोट में देख ली थी, वो चुपके से उसके डैड के पूरे ब्लड वेसल में उसको डाल देती है। बट इधर वेज हम वापस बुचर को देखते हैं जो सूप किलिंग वायरस के बारे में सबको ऑफिशियली बताता है, एंड इवन ये भी कि इस समय वो विक्टोरिया के पास है। एंड भले ही वो वायरस अभी होमलैंडर को मारने लायक ना हुआ हो, बट एटलीस्ट वो इससे विक्टोरिया को मार के एक सूप को प्रेसिडेंट बनने से रोक सकते थे। एंड इसलिए उसका प्लान है स्टारलाइट का यूज करके रॉबर्ट सिंगर से एक प्रेसिडेंशियल पार्डन बनवाना अबाउट अ बंदा जो जेल में बंद था, एंड दैट वाज नन अदर देन अपना स्टैन एडगर, यानी पुराना वॉर्ड प्रेसिडेंट। सो इसके सामने बुचर डील रखता है कि अगर वो विक्टोरिया के सीक्रेट अड्डे के बारे में बता देगा, जो कि ऑब्वियसली उसे पता होगा, तो उसके बदले में वो उसको ज़ोई की कस्टडी दे देगा, जिसकी वजह से स्टैन एडगर की नई जिंदगी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि विक्टोरिया ने अपनी बेटी को बिना किसी की कंसेंट के एक सूप बना दिया था। सो ये सुनते ही अपना एडगर मान जाता है, जिसकी वजह से वो उनको एक फार्म हाउस में लेके जाता है जहां पे एक सीक्रेट लैब थी। एंड यहाँ पे सरप्राइजिंगली इनको विक्टोरिया ही पहले से मौजूद मिलती है, एंड ये रिवील होता है कि इस पूरे वायरस पे एक समीर नाम का साइंटिस्ट काम कर रहा था, जो और कोई नहीं बल्कि ज़ोई का ही बायोलॉजिकल फादर था। बट फॉर सम रीजन वो अभी लैब से गायब था, जिसकी वजह से मोर और लेस उसको ढूंढने के लिए इन सबको एक साथ काम करना पड़ता है। बट तभी इनके ऊपर कंपाउंड वी वाली मुर्गी और शीप्स हमला कर देती हैं, जिससे बचते हुए ये लोग इवेंचुअली फार्म हाउस के वेयर हाउस में पहुंचते हैं। एंड वहां उनको फाइनली समीर मिलता है, जो बताता है कि कैसे एक वायरस की फील्ड टेस्टिंग के दौरान पूरा का पूरा जो कंपाउंड वी था वो फार्म के पूरे ड्रेनेज सिस्टम में चला गया, जिसको जब मुर्गी शीप और बाकी सबने पिया तो कंपाउंड वी से पावरफुल हो गए। एंड फिलहाल के लिए इनके पास बस एक ही सुपर हीरो किलिंग वायरस है, जो अनफॉर्चुनेटली इन्हें एक डेड बॉडी में इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो उसको चारा बना के सारी की सारी मुर्गी, बकरियां और जितने भी कंपाउंड वी से इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनको मार सके, क्योंकि विदाउट दैट दे वोंट बी रिटर्निंग होम अलाइव। सो ये पूरी डेड बॉडी को बाहर फेंकते हैं, वो सबके सब इसको खा लेते हैं एंड देन ये सारे लोग बच जाते हैं। इसके बाद क्योंकि अब वायरस बचा नहीं तो ये लोग स्टैन एडगर को वापस सीआईए को दे देते हैं, बिकॉज़ नो वायरस नो डील। बट थैंक्स टू विक्टोरिया वो अपने सीआईए वालों का सर फोड़ के अपने स्टैन एडगर को बचा लेती है। हालांकि उस पूरे इंसिडेंट के बाद यहाँ पे समीर इनको वापस नहीं मिलता, बस उसका कटा हुआ पैर मिलता है, व्हिच शोस कि कहीं ना कहीं वो इन्हीं एनिमल्स द्वारा मारा गया। लेकिन अगेन यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट आता है कि असल में वो जिंदा है एंड उसको बुचर ने केस्लर के साथ मिलकर एक सीक्रेट जगह पे कैद कर लिया है, एंड अब वो समीर की मदद से वो वायरस रिक्रिएट करेंगे। क्या जहाँ पे एक तरफ इतना बड़ा कांड हुआ था, इसके पैरेलल में तीन बड़ी बड़ी चीजें भी हो चुकी थी। पहला, कंपाउंड वी देने की वजह से ह्यूई के डैड अब सही दिमागी हालत में नहीं थे, जिसका अंजाम ये हुआ कि वो अपनी सुपर पावर्स को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए, अलग अलग जगह फेस करते रहे एंड लोगों को मारते रहे, जिसका एंड में हुआ ये कि ह्यूई ने उनको शांत किया एंड एक पीसफुल डेथ हुई। मीनवाइल दूसरी चीज ये हुई कि होमलैंडर ने 7 के साथ गार्डियंस ऑफ गोडॉल्किन यानी केट एंड सैम जो अपने जेन वी के सीजन 1 के एंड में हीरोज बन गए थे, उनको भी इनडायरेक्टली टीम में शामिल कर लिया था। एंड तीसरा ये कि फ्रेंची ने खुद को पुलिस को सरेंडर कर दिया था ड्यू टू हिज गिल्ट फॉर किलिंग कॉलिन्स फैमिली। एंड ऑब्वियसली जब ये पूरी चीज किमिको को पता चली तो काफी ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि उसने किमिको को बिना बताए ये डिसीजन ले लिया था। आफ्टर व्हिच हम देखते हैं कि इन लोगों पे ए ट्रेन का फोन आया हुआ है एंड वो बताता है कि आज टेक नाइट के घर पे एक बिलियनियर पार्टी है, जिसमें होमलैंडर और सिस्टर सेज एक बड़ा पॉलिटिकल प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जिसके बाद एक प्लान बनता है कि ह्यूई वेब वीवर यानी जो एक नशेड़ी सूप है जिसको ये लोग ठिकाने लगा के उसकी कॉस्ट्यूम ले लेते हैं, उसके कपड़े पहन के अंडरकवर पार्टी में घुसेगा। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में होमलैंडर, सेज और विक्टोरिया कई पावरफुल पॉलिटिशियंस एंड बिलियनियर्स के साथ मिलजुल रहे थे। लेकिन सिचुएशन तब खराब हो जाती है जब टेक नाइट ह्यूई को अपने मेंशन के अंदर ले जाके एक टेक केव में ले जाता है, जो कि असल में 50 शेड्स ऑफ टेक नाइट था, यानी एक बीडीएसएम वाला चेंबर। क्योंकि यहाँ पे रिवील होता है कि अपना जो टेक नाइट है
है वो वेब व्यूअर को अपना साइड किक बनाना चाहता है, जिसकी वजह से ह्यूई का टीम से कॉन्टैक्ट कट हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो केव अंडरग्राउंड में थी। एंड इसमें भी ह्यूई की किस्मत बस इस बात पे अच्छी थी कि टेक नाइट वेब व्यूअर के बदबूदार कपड़ों के थ्रू ह्यूई को स्मेल नहीं कर पा रहा था कि उस कॉस्ट्यूम के अंदर कोई और है, वरना उसके एनहांस सेंसेस बहुत ज्यादा तगड़े थे। खैर, इसी के अपोजिट होमलैंडर और सेज न्यूमैन को अपना प्लान बताते हैं कि कैसे वो 25th अमेंडमेंट को यूज करके रॉबर्ट सिंगर यानी जो भी करंट प्रेसिडेंट है उसको हटा के न्यूमैन को पावर में लाना चाहते हैं, जिसमें सेज का काम होगा इन्हीं सारी पार्टी में मौजूद इलाइट्स को मैनिपुलेट करना। एंड इवेंचुअली न्यूमैन भी इस पूरी बात से एग्री कर जाती है। ऑल्दो दूसरी तरफ एमएम और किमी को इवेंचुअली सेज को ट्रैक डाउन करते हैं, लेकिन जब इनका एनकाउंटर अपनी सेज से होता है तो सेज जानबूझकर एमएम को उसकी फैमिली को लेकर प्रोवोक करती है, जिसकी वजह से होता ये है कि एमएम अपना कंट्रोल लूज कर देता है एंड सेज को हेडशॉट मार देता है, जिससे वो खुद भी पैनिक अटैक में आके बेहोश हो जाता है। जहां पे थैंक्स टू ट्रेन वो एमएम को सही टाइम पे हॉस्पिटल भिजवा देता है, जिसमें इवन एक अच्छी चीज उसके साथ ये होती है कि इस पूरी चीज को बचाते हुए देख एक बच्चा उसको स्माइल जरूर देता है, व्हिच शोस कि कहीं ना कहीं ए ट्रेन भी अब सही में हीरोज वाले काम करने लगा था एंड ही इज फीलिंग गुड अबाउट इट। बट अगेन कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है क्योंकि यहाँ पे सेज मरती नहीं है, लेकिन टेम्परेरी उसका ब्रेन डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से वो चाइल्ड लाइक बिहेव करने लगती है। एंड इसका एंड रिजल्ट होता ये है कि होमलैंडर को समझ ही नहीं आता कि अब इलाइट को कैसे कन्विंस किया जाएगा। बट समहाउ तभी न्यूएन इन सबको मक्खन लगाना चालू करती है कि कैसे अमेरिका तुम सब अमीरों के कहने पे ही चलता है, जनता तो बस नाम की जोकर है, असल में सारे जो कमांड है वो यहाँ के पॉलिटिशियंस और बिलियनियर्स के हाथ में है। एंड समहाउ ये स्पीच काम भी कर जाती है एंड ये सारे अमीर 25th अमेंडमेंट वाली बात को लेकर सपोर्ट करने लगते हैं। बट जहाँ पे एक तरफ सपोर्ट चल रहा था, नीचे एक्स्ट्रा सपोर्ट हो रहा था क्योंकि अपने बीडीएसएम में फंसे हुए ह्यूई को बचाने के लिए एनी और किमी को मेंशन में घुसते हैं, जहाँ पे जैसे जैसे टेक नाइट को कैप्चर किया जाता है एंड उससे इंटरवेट करते हुए ये पता चलता है कि टेक नाइट के जो एंसेस्टर्स थे वो स्लेव्स को कैद करके एक प्रिजन सिस्टम में रखते थे। मतलब इन सिंपल वर्ड्स उसका जो खानदानी पेशा है वो एक प्रिजन फैसिलिटीज चलाने में है। इस वजह से होमलैंडर जब न्यूमैन को पावर में ले आता तो वो टेक नाइट के प्रेजेंस को यूज करता एज इलीगल डिटेंशन कैंप्स, ताकि जो भी उसके अगेंस्ट में जाए वो उसको सीधा वहीं पे कैद कर दे, किसी को पता भी नहीं चले। सो यप, जैसे ही सारी चीज पता चलती है, टेक नाइट का जो बटलर एलाया होता है जो कि असल में ब्लैक होता है, वो अपने टेक नाइट को मार देता है बिकॉज ही वाज वेरी बिग रेसिस्ट। सो यप, उसकी डेथ को एक्सीडेंट जैसा कवर अप किया जाता है, जिसकी खबर जब फायर क्रैकर होमलैंडर को देने जाती है तो होमलैंडर उसी को गद्दार कहने लगता है। हालांकि वो बात अलग है कि जब अपनी फायर क्रैकर आर्टिफिशियली इंजेक्शन और मेडिसिन खा के बिना प्रेग्नेंट हुए अपना मिल्क होमलैंडर के मुंह पे मारती है तो होमलैंडर वापस ठीक होकर मिल्क फीडिंग पे आ जाता है। बट अगेन सबसे बड़ा खेल इस टाइम बुचर खेल रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि बुचर समीर को फोर्स कर रहा था कि वो एक हफ्ते के अंदर एनी हाउस सूप किलिंग वायरस को रिक्रिएट करे। एंड इवन इस काम को फास्ट करने के लिए बुचर न्यूमैन के फार्म से एक इन्फेक्टेड शीप का भी सर काट के ले आया था, जिसको लेके भाई समीर ने क्लियरली बोल दिया था कि ये काम एक वीक में पॉसिबल ही नहीं हो सकता एंड इसमें कई मंथ्स लग जाएंगे। जिसमें फर्दर समीर बुचर को ये भी बताता है कि अगर होमलैंडर के लेवल का वायरस बनाना है तो उसको एयरबॉर्न बनाना पड़ेगा, यानी हवा में फैलने वाला, जिसका मतलब ये था कि दुनिया के सारे सूप्स मारे जाएंगे इंक्लूडिंग रायन। बट इसके बाद एक और ज्यादा बड़ा ट्विस्ट आता है एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे ये रिवील होता है कि जो अपने बुचर का दोस्त है यानी जो केसलर, वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो कहीं ना कहीं बुचर की स्प्लिट पर्सनालिटी है। यानी जिस तरीके से उसको बेका के विजन्स आते हैं एज हिज गुड साइड, उसी तरीके से उसको जो केसलर के विजन आते हैं एज हिज डार्क साइड। एंड जैसे सब कम था, यहाँ पे अपना जो केसलर है वो रिवील करता है कि जब उस दिन वैन में बुचर बेहोश हो गया था और एज़ेकिएल समाओ मर गया था, वो असल में केसलर की ही करतूत थी, जिसकी वजह से वो बुचर के सामने डील रखता है कि अगर वो इस पूरे सूप जेनोसाइड वाले प्लान को एक्सेप्ट कर लेगा तो केसलर उसको अपनी पावर्स दे देगा। बट अब ऑब्वियसली इसके बाद बुचर काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि क्या रियलिटी है और क्या कंफ्यूजन। बट धीमे धीमे उसको सब चीजें समझ में आने लगती है एंड सबसे पहला काम जो वो करता है वो था फ्रेंची को छुड़ाने के लिए मैलरी की हेल्प लेना। एंड देन वो जाता है अपनी गैंग के पास और पूरा का पूरा सच बता देता है, यानी कैसे सूप जेनोसाइड किया जा सकता है, जहां पे वो अपनी स्प्लिट पर्सनालिटी वाली बात अभी भी छुपा के रखता है। खैर, यहाँ पे मीटिंग होने के बाद ये डिसाइड होता है कि किमी को फ्रेंची समीर पे नजर रखेंगे ताकि वो टाइमली वायरस बना ले, बाकी बचे हुए जाएंगे एक शूटर के घर पे, क्योंकि ए ट्रेन एक स्पाई बन के वापस इनको फोटो भेजता है, जहां पे हम देखते हैं कि सेज होमलैंडर के कहने पर एक शूटर से मिल रही थी, जिसको लेकर जब ये लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं दे रियलाइज कि इस शूटर की मदद से ये लोग रॉबर्ट सिंगर यानी जो करंट प्रेसिडेंट है उसको मरवाने वाले थे। मीनवाइल वहीं दूसरी तरफ समीर के पास में हम किमी को आते हुए देखते हैं, जो फ्रेंची को कंसोल करने खुद का भी डार्क पास बताती है कि कैसे वो पूरे टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट हुआ करती थी एंड उनका लीडर आपस में बच्चियों को लड़वाता था एंड उन्हें मारना सिखाता था, वो भी बिना आवाज किए, यानी साइलेंट किलिंग। एंड ऑब्वियसली क्योंकि सर्वाइव तो करना ही था, किमी को यूज्ड टू किल देम विदाउट एनी वॉइस एंड उसी की वजह से जब उसको ट्रॉमा हुआ तो उसकी आवाज कभी वापस नहीं आ पाई। सो या कहीं ना कहीं दोनों का ही डार्क पास था, लेकिन क्योंकि अब होमलैंडर भी सटक चुका था तो वो डीप और ब्लैक नॉयर को सीधे बॉयज के अड्डे पे भेज देता है ताकि वो उनका हमेशा के लिए खेल खत्म कर सके। लेकिन समहाउ वहां पे क्योंकि ए ट्रेन आ जाता है, सब चीजें समझ जाती हैं और डीप और ब्लैक नॉयर वहां से भाग जाते हैं, जहां पे इस फाइट में तीन चीजें रिवील होती हैं। पहला, ए ट्रेन का कवर ब्लो हो चुका था जिसकी वजह से उसको अंडरग्राउंड होना पड़ता है एंड इवन जब होमलैंडर को पूरी बात पता चलती है वो काफी ज्यादा शॉक था कि ए ट्रेन उसको धोखा कैसे दे सकता है। दूसरी चीज रिवील होती है वो थी ब्लैक नॉयर के बारे में कि असल में वो बोल सकता था एंड वो उड़ भी सकता था एंड असल में वो एक एक्टर की जॉब करता था जब उसको उठाया गया। एंड यहाँ पे इसी के साथ एक और चीज बताई गई कि वो कहीं पे भी सो सकता है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो थी तीसरी, यानी सिस्टर सेज का हमेशा से पता रहना कि ए ट्रेन असली गद्दार है। वो होमलैंडर के सामने कन्फेस करती है कि उसको हमेशा से पता था कि ए ट्रेन असली गद्दार है एंड इसलिए वो हमेशा उसे फेक इन्फॉर्मेशन देके बॉयज को साइड हसल में लगवाए रखती थी ताकि मेन प्लान में कभी भी दिक्कत ना आए। बट ऑब्वियसली होमलैंडर ने ये सारी चीजें करके ए ट्रेन को अंडरग्राउंड करवा दी और अब सब गो हो चुका है। जहां पे जैसे ही होमलैंडर ये सब सुनता है वो लिटरली सेज को फायर कर देता है क्योंकि वो उसकी बकवास से तंग आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ अपने बॉयज को भी खबर मिलती है कि समीर ने वायरस बना लिया है, बट जैसे ही वो वायरस फ्रेंची उससे लेने जाता है ही इंजेक्ट्स इट इन किमिकोज लेग, जिसकी वजह से फ्रेंची को ऑन स्पॉट वायरस को फैलने से रोकने के लिए किमिको का पैर काटना पड़ता है एंड इसी पूरी चीज का फायदा उठा के समीर अपनी न्यूमैन के पास वापस भाग जाता है। बट ऑब्वियसली जब बुचर को ये सब चीजें पता चली ही डिसाइड्स कि भले ही अब होमलैंडर को मारने का वायरस ना बनाया जा सके बट एटलीस्ट हम इतना पावरफुल वायरस तो बना देंगे कि न्यूमैन को मार सके। तो इसी पूरे प्लान की वजह से वो फ्रेंची को इस पूरे काम पे लगाता है कि तू वायरस बनाएगा फ्रॉम द लेग ऑफ किमिको, जिसके बाद हमको एनी और ह्यूई का सीन दिखाया जाता है कैसे ये दोनों मस्त गपशप कर रहे हैं एंड इसी पूरी चीज का फायदा उठा के जैसे ह्यूई सो गया तो अपनी जो एनी थी उसने उसकी तिजोरी से न्यूमैन के खिलाफ वाले सारे सबूत मिटा दिए एंड यहाँ पे हमको पता चला कि असल में ये एक शेप शिफ्टर थी जिसको न्यूमैन ने काम पे लगा रखा था ताकि वो अपने जो सबूत हैं एंड जो पूरा होमलैंडर का प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर सके। एंड असल में जो असली स्टारलाइट थी यानी एनी, उसको सेम शेप शिफ्टर ने एक जगह पे बेहोश करके कैद कर दिया था, जिसमें ऑब्वियसली वो भाग नहीं सकती थी क्योंकि उसकी पावर्स काम नहीं कर रही थी। खैर इन सब चीजों के बाद होमलैंडर डिसाइड करता है कि
अब अपने प्लान को फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। यानी अचानक से एक पूरी न्यूज़ मीटिंग के दौरान वो विक्टोरिया पे लेज़र चला देता है एंड ऑब्वियसली क्योंकि वो इनवल्नरेबल थी, ये रिवील हो जाता है कि वो सूप थी इन द होल वर्ल्ड, जिसकी वजह से हमको पूरा खेल समझ आता है कि कैसे ये लोग अपने जो रॉबर्ट सिंगर है यानी प्रेसिडेंट उसको मरवाएंगे एंड देन न्यूमैन को नया प्रेसिडेंट बनाएंगे, जहां पे प्रेसिडेंट की डेथ का पूरा इल्जाम स्टारलाइट पे डाला जाएगा जिसको इन्होंने कैद कर रखा था। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सारे के सारे अपोजिशंस को ठिकाने लगाया जाएगा जो न्यूमैन को प्रेसिडेंट बनने से रोक सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इन सारे लोगों की जब लिस्ट आती है तो अपना जो डीप है वो सजेस्ट करता है कि भाई इसमें सबसे ऊपर नाम एशली का होना चाहिए, क्योंकि मोर और लेस सब जानते थे कि एशली होमलैंडर के डर की वजह से ही वॉर्ड में काम कर रही थी, वरना वो तो अपना रेजिग्नेशन देके यहाँ से जा चुकी होती, जिसको लेके होमलैंडर भी एग्री करने लगता है। एंड क्योंकि अपनी एशली ये चीजें कहीं ना कहीं पीछे से सुन रही थी, वो काफी ज्यादा डर जाती है एंड सीधे होमलैंडर के कमरे में जाके खुद को कंपाउंड वी से इंजेक्ट कर लेती है। एंड देन उसके साथ क्या हुआ ये भगवान ही जानता है। आई मीन हम सीजन 5 में देखेंगे, रिवील नहीं किया गया। मीनवाइल क्योंकि कहीं ना कहीं अपना रॉबर्ट सिंगर जानता था कि अब ये पूरे इंसिडेंट के बाद उसकी जान और ज्यादा खतरे में है, वो बॉयज के साथ मिलकर पूरे एक सीक्रेट बंकर में छुप जाता है। बट क्योंकि एमएम को शक था कि शेप शिफ्टर अभी भी उनके बीच में है, तो ये सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट रहती है। जहां पे जब धीमे धीमे अपना जो ह्यूई है वो एनी से बात करता है, उसको रियलाइज होता है कि असल में इंपोस्टर एनी ही है, यानी ये एक शेप शिफ्टर थी, जिसकी वजह से जैसे ही वो एमएम को बताता है शेप शिफ्टर उन पर अटैक कर देती है। बट तभी वहां पे असली वाली स्टारलाइट आ जाती है जो कि समहाउ अपने रिस्ट को ट्विस्ट और स्किन को फाड़ फूड़ के वहां से एस्केप कर गई थी, जहां पे इस शेप शिफ्टर के लिए सरप्राइजिंगली एनी बिना सुपर पावर के ही काफी ज्यादा भारी पड़ गई एंड उसको वहीं पे ठप कर दिया। सो यप जैसे ये खबर अपनी न्यूमैन को मिलती है कि रॉबर्ट सिंगर नहीं मर पाया, वो होमलैंडर को कॉल करती है एंड बताती है कि अभी भी टाइम है, प्लान बदला जा सकता है, जिसको सुनते ही होमलैंडर का ईगो हर्ट हो गया एंड उसने साफ-साफ न्यूमैन को धमकी दे दी कि अगर आज के बाद उसके प्लान्स को क्वेश्चन करा गया तो वो उसकी बेटी ज़ोई के टुकड़े-टुकड़े कर देगा, जिसको सुनते ही न्यूमैन समझ गई थी कि अब पार्टी बदलने का वक्त आ चुका था एंड इसलिए वो ह्यूई को कॉल करती है एंड एक डील सामने रखती है कि अगर वो न्यूमैन और उसकी बेटी दोनों को सीआई की हेल्प से प्रोटेक्शन दिलवा देगा तो शी विल रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट फॉरएवर एंड वो कहीं चुप के रहने लगेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट दैट वाज एक्चुअली अ गुड डील फॉर द बॉयज। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये थी कि बुचर थ्रू आउट दिस टाइम यहाँ पे था ही नहीं जब से उसकी नॉयर और डीप से लड़ाई हुई थी, क्योंकि हमको रियलाइज होता है कि वो बंदा हॉस्पिटलाइज था एंड लगभग उसका खेल खत्म हो चुका था, यानी उसका टाइम करीब आ गया था, जिसकी वजह से अपने फाइनल मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए वो रायन को बुलाता है। हालांकि क्योंकि बुचर के साथ यहाँ पे मैलरी भी थी, हमको कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि भाई दाल तो काली है, क्योंकि असल में रायन को यहाँ पे टाइम काटने के लिए नहीं बल्कि मैनिपुलेट करने के लिए बुलाया गया था ताकि उसके थ्रू होमलैंडर को मारा जा सके। जब यहाँ पे अपनी जो मैलरी है वो रिवील करती है कि वो जब चाहे रायन को स्लीपिंग गैस छोड़ के कैद करके ट्रेन करवा के होमलैंडर को मार सकती है, क्योंकि जहाँ पे असल में ये लोग अभी थे वो सीआईए की एक सीक्रेट बेस थी। बट ऑब्वियसली इससे पहले कुछ हो पाता, रायन मैलरी को धक्का देके वहां से भाग जाता है एंड ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि जब रायन ने धक्का दिया है तो क्या हुआ है। सो यप मैलरी वहां पे मर जाती है एंड जो अपना रायन है वो बुचर के सामने स्ट्रेट फेस वाला लुक देके वहां से चला जाता है, इंडिकेटिंग कि भाई उसको इस पूरी चीज का कोई गम नहीं था। सो यप इस पूरी चीज से बुचर को समझ आ गया था कि अब भाई और कोई चारा नहीं बचा एंड वो इवेंचुअली केस्लर की डील एक्सेप्ट कर लेता है, यानी सूप जेनोसाइड वाली इन रिटर्न ऑफ हिज पावर। मीनवाइल वहां बॉयज के नए अड्डे पे फ्रेंची ने भी फाइनली वायरस बना दिया था एंड इवन क्योंकि केमिको ने भी फ्रेंची को लेकर अपना फाइनली लव कन्फेस कर लिया था, दोनों के बीच बरसों से बची हुई किस फाइनली होती है एंड दोनों एक दूसरे का लव एक्सेप्ट करते हैं। जहां पे फर्दर ह्यूई ने भी आके पूरे न्यूमैन वाली सिचुएशन अपने बॉयज को समझा दी थी एंड उन्होंने भी एक्सेप्ट कर ली। बट यहाँ पे आ जाता है बुचर। यप वो आते ही कहता है कि भाई यहाँ पे कोई भी डील नहीं होने वाली एंड ये कहते ही वो सीधे केस्लर की हेल्प से जो उसको पावर मिली थी अपनी छाती से काफी सारे टेंटिकल्स निकालता है, जहां पे हमको समझ आता है कि कहीं ना कहीं असल में जो टेम्प वी के बाद उसने कंपाउंड वी लिया था अपनी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, ये वहीं से आई थी, क्योंकि कंपाउंड वी ने उसके कैंसर को जो टेम्प वी से डेवलप हुआ था उसको पावर्स में कन्वर्ट कर दिया एंड इन्हीं सारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके न्यूमैन का उसने वहीं पे काम तमाम कर दिया। मतलब सही में शी वाज इनवल्नरेबल एंड भाई बंदे ने उसको एक ही झटके में मार दिया, जिसके बाद वो फ्रेंची से शांति से वायरस लेता है एंड यू आर वेलकम बोल के वहां से निकल जाता है। जहां पे ऑब्वियसली जैसे ये खबर अपने होमलैंडर को मिलती है कि न्यूमैन अब मर गई है, वो अपने ही कमरे में तोड़-फोड़ करके मस्त रोने लगता है। बट देन तभी सेज वहां पे आती है एंड एक काफी बड़ा खुलासा करती है कि उसके 7 को ज्वाइन करने से लेकर न्यूमैन तक का मरना सारा का सारा उसके मास्टरमाइंड प्लान में ऑलरेडी सब लिखा हुआ था। एंड फिलहाल जो अपनी न्यूमैन मरी है उसका पूरा इल्जाम उसने रॉबर्ट सिंगर पे डाल दिया है, क्योंकि जैसे ही विक्टोरिया मरी अपनी सेज जो कि काफी टाइम से अपने रॉबर्ट सिंगर से रिलेटेड सारे सबूत को इकट्ठा कर रही थी कि कैसे वो बॉयज के साथ काम कर रहे हैं, उसको लीक कर देती है, ड्यू टू व्हिच ही वाज ऑब्वियसली अरेस्टेड फॉर द मर्डर ऑफ विक्टोरिया न्यूमैन। और इवन जैसे सब कम था ना, उसने ऑलरेडी इंटरनली ऐसी सेटिंग बिठा दी थी कि जो अगला प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनेगा वो और कोई नहीं बल्कि होमलैंडर का ही अंधभक्त होगा, यानी प्रेसिडेंट कोलमैन। और रुको अभी तो और ज्यादा है, वो इवन ये तक कहती है कि भाई ये तो खाली उसके प्लान का फेज 1 था, अभी तो फेज 2 एग्जीक्यूट होना बाकी है, जहां पे उसको इस पूरी चीज के रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, उसको बस अपने दिमाग की खुराफात से काफी ज्यादा मजा आ रहा था। बट खैर हम देखते हैं कि अपना जो नया प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट हो चुका है एंड उसने आते ही एक ऑफिशियल लीगल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बना दिया है जो कि सूप्स को सुपरवाइज करेगा एंड उस पूरी चीज का हेड होमलैंडर ही है, जहां पे होमलैंडर पब्लिकली ये चीज कहता है कि वो एक स्टारलाइटर से अपनी न्यूमैन का बदला लेगा एंड सबका सब सुधार देगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एंड में आते हम देखते हैं कि भाई सारे के सारे जो बॉयज के लोग हैं वो नकली पासपोर्ट लेकर अंडरग्राउंड होने का प्लान कर रहे हैं। बट सून होमलैंडर की पूरी सूप डिवीजन वाली टीम उनको पकड़ लेती है, जहां पे एंड में बस बचती है तो एनी, क्योंकि समहाउ उसकी टाइम पर पावर्स एक्टिवेट हो गई और वो वहां से भाग गई। जहां पे इवन एट द लास्ट मोमेंट जब फ्रेंची को कैप्चर किया जा रहा था बाय नन अदर देन गार्डियंस ऑफ गोडोल्किन यानी केट और अपना सैम, तो अपने केमिको की भी आवाज बाहर निकल गई थी, जिसके साथ साथ हम होमलैंडर को भी देखते हैं जो कि अपने सीरीज के एंड में कोलमैन के थ्रू एक एरिया में जाता है जहां पे और कोई नहीं बल्कि उसका बायोलॉजिकल फादर यानी सोल्जर बॉय जिंदा था लेकिन अभी क्रायो स्लीप में लेटा हुआ था। जिसके अपोजिट हम बुचर को भी देखते हैं जो वायरस को कहीं तो लेके जा रहा था फॉर सम रीजन। जिसके बाद वापस से जनवी की सीजन 2 में अपने बॉयज की सीजन 4 की कहानी कंटिन्यू होती है, लेकिन शुरू में हमको बताया जाता है कि जनवी की सीजन 1 के एंड में फिनाले में देखा था कि कैसे मैरी, एमा, जॉर्डन और आंद्रे को एक सीक्रेट जगह में कैद कर दिया है। हमको समझ में आता है कि दैट इज नन अदर देन अ सीक्रेट वॉर्ड फैसिलिटी यानी एल्मायरा। यहाँ सूप्स को सिर्फ बंद नहीं करके रखा जाता था बल्कि उनके ऊपर ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते थे ताकि वो मेंटली टॉर्चर हो सके, जहाँ पे समहाउ मैरी इस पूरी जगह से एस्केप करती है, लेकिन वो फिलहाल के लिए इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुकी है कि वो अपने दोस्तों को भी बचाने वापस नहीं जाती एंड उल्टा दुनिया से कट होकर छुप कर रहने लगती है। इसी बीच में एक और चीज हमको पता चलती है कि अपने आंद्रे ने भी वहां से बच के जाने की कोशिश करी थी। उसने अपनी मैग्नेटिक पावर्स यूज करके एक पूरे हेवी मेटल डोर खोलने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि वो मेटल डोर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था उसकी मैग्नेटिक पावर्स उसको नहीं तोड़ पाई एंड उल्टा ओवर एक्सर्शन यानी कि मान लो एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से उसके ब्रेन पे उसकी वहीं पे डेथ हो गई। खैर इवेंचुअली हम देखते हैं कि धीमे धीमे केट ने अपनी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन यूज करके एमा और जॉर्डन को भी रिलीज कर दिया है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे कि जैसा वॉट कहेगा, जैसा वॉट उनको कहानी बताएगी, इनको वही सच
सच मानना पड़ेगा, दूसरों को बताना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अब जो मैरी है वो छुप-छुप के तो जी रही थी, बट उसके पास एक नई आइडेंटिटी आ गई थी। लेकिन एक दिन जब वो स्टारलाइट के सपोर्टर्स को होमलैंडर के लोगों से बचा रही होती है, उसकी कोई सीक्रेटली वीडियो कैप्चर कर लेता है एंड ये वीडियो जाती है सीधे स्टारलाइट के पास। सो यप, धीमे-धीमे स्टारलाइट उसका पता लगाती है एंड इवेंचुअली मैरी को ढूंढ भी लेती है, जहां पे वो उसके सामने एक बड़ा ट्रुथ रिवील करती है कि कैसे जो इस यूनिवर्सिटी के असल में फाउंडर थे यानी थॉमस गोडोल्किन, उन्होंने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट ओडेसा एंड वॉट शायद अब उसको वापस से दोबारा शुरू करना चाहता है एंड इसलिए स्टारलाइट चाहती है कि वो उसकी साइड से वापस यूनिवर्सिटी चली जाए ताकि सच का पता वो लगा पाए, जिसको लेकर ऑब्वियसली मैरी मना कर देती है क्योंकि भाई मौत के मुंह में कौन नहीं जाना चाहेगा। बट धीमे-धीमे जब मैरी को रियलाइज होता है कि यार चीजें काफी ज्यादा सही नहीं चल रही एंड मे बी स्टारलाइट की हेल्प करके ही इन सब चीजों को रोका जा सकता है, शी डिसाइड्स टू गो बैक टू द यूनिवर्सिटी, जहां पे हमको पता चलता है कि अब यूनिवर्सिटी में नया डीन आ चुका है, साइफर। वो बेसिकली जो अपनी स्टेज है उसका राइट हैंड मैन है एंड ऑब्वियसली अपनी जो स्टेज है वो अभी वॉट की सीईओ है। सो यप, साइफर बेसिकली काफी ज्यादा डेंजरस आदमी है क्योंकि वो केट को भी ऑर्डर देता है कि वो साथ के साथ मैरी को ट्रैक करते रहे, क्योंकि ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं जान रहा था कि भाई मैरी कुछ कांड करने जरूर आई है एंड उससे भी सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि उसको समहाउ केट की माइंड कंट्रोल वाली पावर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था एंड वो मैनिपुलेट भी नहीं होता था। खैर, अपनी जो मैरी है वो धीमे-धीमे एमा और जॉर्डन इन दोनों को भी ढूंढ लेती है, लेकिन तभी वहां पे केट आ जाती है जिसकी वजह से सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है। इनके बीच में काफी ज्यादा बहस होती है एंड गुस्से में जॉर्डन केट को इतनी जोर से पुश करता है कि उसका स्कल ही वहां पे क्रैक हो जाता है। सबको इनिशियली लगता है कि वो मर गई, लेकिन वो समहाउ बच जाती है। बस उसके साथ दिक्कत ये हो गई थी कि अब जब भी अपनी पावर्स को यूज करती वो उसके कंट्रोल में नहीं रहती बिकॉज उसका स्कल क्रैक हो चुका था। सो यप, जहां पे एक तरफ ये कांड हुआ, दूसरी तरफ एमा आंद्रे के फादर जो पोलैरिटी थे उससे मिलती है एंड आंद्रे की मौत की सच्चाई उनको बता देती है। देन इसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि अब भाई वॉट के आर्काइव्स में जाना पड़ेगा एंड उनको पूरे ओडेसा फाइल्स के बारे में पता लगाना पड़ेगा जो कि वॉट की एक हिडन रूम में थी एंड यहाँ पे जैसे उनको फाइल्स मिलती है इनको सब समझ आ जाता है कि प्रोजेक्ट ओडेसा था क्या। तो देखो, इनिशियली जो प्रेग्नेंट मदर्स थी उनके एम्ब्रियो में यानी जो इनिशियल स्टेज होता है बच्चों का, उसमें कंपाउंड भी इंजेक्ट किया जाता था। यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए थे, लेकिन सिर्फ इकलौता प्रोडिजी था जो कि जिंदा रहा एंड दैट इज नन अदर देन मैरी। यप, यानी अगर मुझे तुम्हें सिंगल लाइन कंक्लूजन बताना हो तो मैरी खुद ही प्रोजेक्ट ओडेसा है। तो हाँ, क्योंकि ये बात साइफर को पता थी तो ऑब्वियसली मैरी को एक एसेट की तरह देखता था। वो उसे कई बार मैनिपुलेट करता था एंड इवन उसको ट्रेन करता था ताकि उसकी कितनी ज्यादा एक्सटेंट है पावर की ये पता लग सके। लेकिन इसी पूरी चीज के दौरान मैरी को अपनी खोई हुई बहन यानी एनाबेथ में मिलती है जिसको वो सालों से ढूंढ रही थी, लेकिन ऑब्वियसली इनके बीच में खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि एनाबेथ अभी भी अपने पेरेंट्स की डेथ को लेकर इसी को जिम्मेदार मानती है। एंड जैसे सब कम था, हम आगे देखते हैं कि साइफर के प्लानिंग के चलते एनाबेथ भी मारी जाती है एंड यहीं पे सबसे बड़ा मोमेंट आता है। अपने एक्सट्रीम ग्रीफ और रेज में आके मैरी अपने ब्लड मैनिपुलेशन को एक अलग लेवल पे ले जाती है एंड अपनी मरी हुई बहन को वापस जिंदा कर देती है। आई मीन सही में मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पे मैरी ने लिटरली डेथ को डिफीट कर दिया था एंड यही पूरी चीज को साइफर पुश करना चाहता था कि उसकी जो ब्लड मैनिपुलेशन है वो किस एक्सटेंट तक पावरफुल हो सकती है। एंड हाँ, बाय द वे, जैसे ही एनाबेथ जिंदा होती है हमको दिखाया जाता है कि उसके पास समहाउ एक सर्टेन पॉइंट तक फ्यूचर देखने की पावर है, जिसके बाद ऑब्वियसली स्टोरी जो है वो अलग लेवल पे चली जाती है। मैरी और जो उसकी पूरी टीम है वो जाके स्टैन एडगर से हेल्प लेते हैं ताकि वो साइफर के बारे में जानकारी निकाल पाए, जिसकी वजह से इवेंचुअली ये लोग उसके घर में घुसते हैं जहां पे उनको एक कैप्सूल में जला हुआ बुड्ढा मिलता है एंड यहीं पे आता है अल्टीमेट ट्विस्ट, क्योंकि वो बुड्ढा और कोई नहीं बल्कि असली थॉमस गोडोल्किन था। यप, बेसिकली जो अपना साइफर है, जो भी करंट डीन है, वो कोई चलता फिरता मास्टरमाइंड नहीं है, वो एक बेसिकली पपेट है जिसको गोडोल्किन अपनी कैप्सूल में पड़े-पड़े उसको रिमोटली कंट्रोल करता था। एंड क्योंकि गोडोल्किन ने भी अपने सोल्जर बॉय वाला कंपाउंड भी लिया हुआ था जो अपने इनिशियल डेज में चलता था, तो इसी वजह से अभी तक इमॉर्टल है डिस्पाइट बीइंग होल बर्न्ड। बट ऑब्वियसली क्योंकि हमको ये सारी चीजें एज व्यूअर दिखाई जाती है एंड असल में मैरी की गैंग को ये सारी चीजें नहीं पता थी एंड इसलिए ये लोग सोचते हैं कि अगर साइफर को डिस्ट्रैक्ट करके ये मैरी की हेल्प से जो जला हुआ गोडोल्किन है उसको काइंड ऑफ रीबर्थ दे दे, यानी उसकी जली हुई खाल को ठीक कर दे, तो मे बी थॉमस गोडोल्किन इस पूरी यूनिवर्सिटी को ठीक कर सकता है। एंड इसी वजह से ये लोग साइफर को घेरते हैं, उससे लड़ते हैं ताकि फॉर द टाइम बीइंग अपनी जो मैरी है वो गोडोल्किन को ठीक कर सके। बट देन जैसे गोडोल्किन ठीक होता है वो अपना असली चेहरा दिखाता है। सो क्योंकि अब सारी चीजें पता चल चुकी थी, गोडोल्किन अपना गेम असल में दिखाता है। वो एक साथ पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का दिमाग कंट्रोल करने लगता है और अपनी पावर्स को भी अपग्रेड करता जाता है ताकि वो मैरी और इवेंचुअली होमलैंडर को भी कंट्रोल कर सके। वहीं दूसरी तरफ जब अपनी सीएच को पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में क्या कांड चल रहा है तो वो समझ जाती है कि जो गोडोल्किन है वो असल में एक अनस्टेबल यूनिटेक टाइप का बंदा है जो उसके प्लान्स को कहीं ना कहीं खराब कर रहा था। तो वो इसी वजह से सीक्रेटली मैरी की साइड लेने लगती है, जिसके बाद बेसिकली अपने क्लाइमेक्स में गोडोल्किन अपने कंट्रोल्ड स्टूडेंट्स यानी जो उसके पपेट्स हैं उसको मैरी और उसकी पूरी टीम पे छोड़ देते हैं। बहुत भयंकर लड़ाई होती है एंड एक पॉइंट पर वो मैरी को भी कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से लगता है कि भाई खेल खत्म। लेकिन तभी एंट्री होती है पोलैरिटी की। यप, सीजन 1 में काफी ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद भी ही डिसाइड्स टू फाइट बैक फॉर हिज लॉस्ट सन आंद्रे, जिसकी वजह से बाय हिज पावर्स वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करता है जो गोडोल्किन का मेंटल कंट्रोल तोड़ देती थी, जिसकी वजह से मैरी फ्री हो जाती है एंड ऑब्वियसली बिना टाइम वेस्ट किए वो गोडोल्किन को भी वहीं पे खत्म कर देती है। लेकिन स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती। एंड में हम देखते हैं कि कैसे जो वॉट है उसने वापस से नैरेटिव को कंट्रोल कर लिया है एंड पूरी तबाही का ब्लेम अपनी मैरी और उसके दोस्तों पे डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें भागना पड़ता है एंड एट द एंड पोलैरिटी ही उनकी मदद करता है एस्केप करने में। एंड तभी उनको पूरी स्टारलाइट की टीम मिलती है एंड उनको पता चलता है कि बेसिकली स्टारलाइट ने एक रेजिस्टेंस नाम की टीम को बना रखा है, जहां पे इनके लिए ऑफर सिंपल था कि भाई अगर वॉट और होमलैंडर के खिलाफ आना है तो सिंपली हमारी टीम में आ जाओ, यानी रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर लो। एंड यहीं पर जो अपने मैरी और उसके दोस्त हैं वो फाइनली पूरी चीज को एक्सेप्ट करते हैं एंड स्टारलाइट को ज्वाइन कर लेते हैं। जिसके बाद की कंटिन्यूएशन हमको फाइनली अब बॉयज के सीजन 5 में देखने को मिलेगी कि आखिर क्या होमलैंडर का प्लान है, बुचर क्या करने वाला है। जेन वी के एंड में जो अपनी मैरी का कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल और डेथ को डिफीट करने वाला हो चुका है, जो मरी को जिंदा कर दे, वो किस तरीके से काम आएगी, ये सारी चीजें हम बॉयज के सीजन 5 में देखेंगे जो कि 8 अप्रैल को आएगा। एंड उसके हर एपिसोड का ब्रेकडाउन भी तुमको इस चैनल में जरूर मिलेगा। तो हाँ, ताकि तुमसे ऐसी कोई वीडियो मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब करे मत जाना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है रिकैप बनाने में, 1 महीने से ज्यादा लगा है। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मेरे को अपना ओपिनियन जरूर बताना। बाकी भाई सपोर्ट दिखाओ फटाफट, बिकॉज यू आर वॉचिंग द डीएस कट।